हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूएन। अभी अभी आप लोगों का पेपर खत्म हुआ है जस्ट 4:30 बजे और हम लोगों ने आपका एनालिसिस भी तुरंत ही कर दिया है आपके पूरे पेपर का कि कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज आया है। सुरभि मैम और हार्दिक सर ने आपको पूरा एनालिसिस बताया है। नाउ मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं, पूरे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नाउ पहला क्वेश्चन जो आपसे स्टील से पूछा गया है वो पूछा गया है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ एंड इज। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, दैट इज 0.67 L। नाउ डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे कि भैया बोथ एंड फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड है, वन एंड हिंज है। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। तो जो यहां कंडीशन दिया गया कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 0.67 L। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील कॉन्क्रीट इन कॉलम इज यूजुअली टेकन एज। नाउ अगर आप सबको पता हो तो अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना होता है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया एंड मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ऑप्शन में कहीं पे भी ये 0.8% मेंशन नहीं था और जो हमारा रेंज है वो क्लोजली मैच करता है हमारे ऑप्शन ए के साथ, दैट इज 1 to 5%। सो अगर जीपीएससी में एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर इज 1 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आरसीसी से पूछा गया है, इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू द। नाउ जो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ मेजर करते हैं इन केस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, वो कंप्रेशन एज से लेके कहां तक मेजर करते हैं बेटा, तो ये सब आपको पता होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, तो ये आपको पता होगा कि यहां पे हमारे रिइंफोर्समेंट होते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। नाउ अगर हमें पता है कि भैया ये हमारा ओवरऑल डेप्थ डी है, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी है, ये हमारा विड्थ ऑफ द बीम है और ये इसके सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट से बॉटम एज तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। नाउ अगर ओवरऑल डेप्थ डी में से अगर आप इफेक्टिव कवर को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव डेप्थ। सो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा आपका, दिस वन इज योर इफेक्टिव डेप्थ। कहां से कहां तक, टॉप कंप्रेशन फाइबर से सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट तक का। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आता है भाई, बोलता है इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कहां से, आरसीसी में सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के डायग्राम जो क्रॉस सेक्शन होता है बीम का, सीधा वहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा हमसे, वो पूछा गया स्टील से, अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज। नाउ कॉलम स्प्लाइस को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्या चीज इंक्रीज करना होता है, तो लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जनरली कॉलम स्प्लाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। ये मैंने हमारी जो खुद की थ्योरी बुक है, ठीक है, वहां से एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाया हुआ है कॉलम स्प्लाइस क्या होता है। तो यहां लिखा हुआ है अगर आपको लेंथ को बढ़ाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलम स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे फ्रॉम द आरसीसी, द सेक्शन इन विच कंक्रीट इज नॉट फुली स्ट्रेस्ड to its permissible value when stress in steel reaches its maximum value is called। इसका मतलब कंक्रीट अपनी परमिसिबल वैल्यू पे नहीं पहुंच पाया है, मतलब कंक्रीट अभी फेल नहीं किया है, बट स्टील तो अपनी परमिसिबल पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, स्टील फेल होने के कगार पे आ चुका है। और स्टील फेल कब होगा जल्दी से, बिफोर कंक्रीट। कब होगा फेल, जब आपने एरिया ऑफ स्टील कम प्रोवाइड किया हुआ, किससे, बैलेंस्ड एरिया ऑफ स्टील से। यानी एएसटी जो आपने प्रोवाइड किया है, अगर ये एएसटी बैलेंस से, जो कि हमें बैलेंस सेक्शन के लिए एरिया ऑफ स्टील चाहिए होता है, उससे अगर कम एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू पे पहले पहुंचेगा और स्टील पहले फेल करने की कगार पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब सेक्शन कैसा हुआ, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सेक्शन कैसा हुआ आपका, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। बोलो सर, अगर ऐसा होता कि हमने एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर दिया था बैलेंस एरिया ऑफ स्टील से, तो कुछ नहीं होता भाई। अब आपका एरिया ऑफ स्टील ज्यादा हो गया, इसका मतलब
कंपैरेटिवली क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील ज्यादा है एज कंपेयर टू कंक्रीट के मुकाबले, तो क्या होगा, अब कंक्रीट पहले फेल करेगा एज कंपेयर टू स्टील, और वैसे सेक्शन को हम लोग कहते हैं ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। और जनरली ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन नहीं किया जाता, ठीक है। इसका जो रीजन है वो मैं आपको क्लास में दे चुका हूं। क्यों? क्योंकि कभी भी आप अगर बीम को डिजाइन करते हैं तो हमेशा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करना चाहिए। क्यों सर अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं? क्योंकि अगर आप अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करते हैं तो ये फेल होने से पहले आपको वार्निंग देगा। कैसी वार्निंग देगा सर? देखिए, अगर कंक्रीट फेल होता है तो कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल है, एकदम से फेल हो जाएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से सडनली कोलैप्स कर जाएगा। बट अगर स्टील फेल करता है, इसका फेलियर होता है डक्टाइल फेलियर, और जब भी डक्टाइल फेलियर होगा तो क्या होता है, पहले बीम हल्की सी बेंड करेगी, डिफ्लेक्ट होगी, और वो डिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा भैया कि ये बीम धीरे धीरे फेल हो रही है। तो अगर आपको वार्निंग मिल रही है तो आप अपने आप को वहां से निकाल लेंगे, अपने घर में जितना सामान रखा हुआ है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं होती है इन केस ऑफ अंडर रिइंफोर्स्ड बीम। दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा कैसा सेक्शन डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज। नाउ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आप सबने पढ़ा हुआ, क्या होता है ये, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेन वेल टू द पॉइंट ऑफ जीरो ड्रॉ डाउन। नाउ इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा है बेटा कि इसकी पूरी डेफिनेशन हम लोग को देखनी पड़ेगी। क्या बोलता है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस मींस the radial distance from the center of a pumped well to the point where there is no lowering of the water table or potentiometric surface. Clear? तो ये भी हमने डेफिनेशन कहां से उठाई है, हमारी बुक में से ही उठाई हुई पूरी डेफिनेशन है। अगेन इजी क्वेश्चन था, आराम से बन जाना चाहिए था, सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोलता है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन अ कैचमेंट बेसिन द बेस्ट मेथड इज। नाउ सबको पता है भाई कि डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, आइसोहाइटल मेथड होता है। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा, द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला दिया थिकनेस ऑफ सैचुरेटेड लेयर, करेक्ट है, डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन, करेक्ट है, सॉइल मॉइस्चर, करेक्ट है, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट है। बट ये एमएसक्यू क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि गेट का पेपर तो ये है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड अबव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है बेटा, वो पूछता है हमसे, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है ना। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। अगेन ये सेम पेज हमने हमारी खुद की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है हमारी बुक से। क्या बोलता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, इट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट द वेल दैट इज Q by S। इट इज अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वेल। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी यहां पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन बोलता है, अ यूनिट हाइड्रोग्राफ गिव्स कोरिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है बेटा, इफेक्टिव रेनफॉल एंड टोटल रन ऑफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इसको फाइंड करना पड़ता। आइए देखते हैं क्या कहता है। बोलता है, द रिटर्न पीरियड फॉर द एनुअल मैक्सिमम फ्लड फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड इज 8 ईयर्स। इसका मतलब P कितना हो गया भाई, 1/8 दैट इज 0.125। ये तो P की वैल्यू हो गई, अच्छी बात है। बोलता है, the probability that this flood will be exceeded once during the next 5 year is। ठीक है, तो ये तो probability of happening हो गई। not happening कितना हो जाएगा भाई, 1 में से P को माइनस कर दो, कितना आता है, 0.875 आता है ये। now अब क्या निकालना है हमें, the probability that this flood will be exceeded during the next 5 year is। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे भैया, NCR P to the power R Q to the power N minus R। 5C1 P की जो वैल्यू है वो है 0.125, जो R है हमारे पास वो 1 हो गया, और Q की वैल्यू कितनी है, 0.875 हो गया, और N minus R मीन्स N is 5, R is 1, so 5 minus 1 is 4। So जो इसका करेक्ट आंसर आता है आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, वी विल गेट 0.366। ये क्या है हमारा, probability that this flood will be exceeded once during the next 5 year is 0.366। now A, C और D ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक क्लोजेस्ट दिख नहीं रहे थे,
मुझे लगता है बी ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक था यहाँ पे, इसको 0.366 होना चाहिए था। सो अगर ये 0.366 है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 0.366 के हिसाब से ये प्रिंटिंग मिस्टेक आया था यहाँ पे। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, जब इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास, प्रोविजनल आंसर की आएगी, वहां पे भी इन लोग बी को ही मार्क करके भेजेंगे, आप चेक करिएगा। और ये यहाँ पे करेक्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि आंसर 0.366 था यहाँ पे। ओके, मूव करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दी सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। क्या पूछता है? इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ सॉइल मास। नाउ अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा वॉइड रेशियो पे और परमिएबिलिटी पे? आइए इसका एक छोटा सा कर्व देखते हैं। देखिए ये कर्व बना रहा हूं मैं इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो के बीच में। जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉइड रेशियो कम होता जा रहा है। और अगर वॉइड रेशियो कम हो रहा है तो साथ में परमिएबिलिटी भी कम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ सॉइल मास decreases the void ratio and decreases the permeability. So option C is correct here कि अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो void ratio and permeability क्या होती जाएगी? घटती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। So option C is correct here. Now again अगला क्वेश्चन फ्रॉम दी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। क्या बोलता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट व्हेन सेटलमेंट इज मैक्सिमम, परमेबिलिटी इज मैक्सिमम, shear strength is maximum एंड ड्राई डेंसिटी इज मैक्सिमम। तो अगर आपको एक कर्व दिख रहा हो तो यहां देखिएगा, ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट था एक्स एक्सिस पे और यहां पे हमारे पास ड्राई डेंसिटी थी वाई एक्सिस पे। नाउ ये हमने पूरा का पूरा कॉम्पेक्शन कर्व बनाया हुआ है। अब जहां पे भी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी थी, जरा ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी थी वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट था उसी को हमने क्या कहा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? दैट इज दी ड्राई डेंसिटी इज मैक्सिमम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम दी कॉम्पेक्शन कर्व। ओके, तो ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, सिंपल बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। क्या बोलता है? अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज अ पोरोसिटी ऑफ 0.562। ठीक है, पोरोसिटी दे दी हमको कितनी? 0.562 की हमें पोरोसिटी तो देके रख दिया इसने। नाउ क्या मांगता है हमसे? बोलता है द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज, वॉइड रेशियो मांग रहा है भाई। वॉइड रेशियो क्या होता है भैया? पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। नाउ हमारे पास सारी वैल्यू है, पुट कर दीजिए। 0.562 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.562। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.283। दैट इज द वॉइड रेशियो हियर। ओके, सो वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 1.283। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट here. Now next question again from the geotechnical engineering. क्या बोलता है? When the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit, then plasticity index will be, और plasticity index is. Now अगर आपको plasticity index का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? ये liquid limit minus plastic limit, यही होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है भैया कि प्लास्टिक लिमिट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड लिमिट, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। तो कम में ज्यादा को माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका क्या हो गया? नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना चाहिए था। हाँ या ना? ऐसा पाप नहीं करने का, ऐसा पाप नहीं करने का, क्योंकि सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मिनिमम से मिनिमम कितना हो जाएगा? ये 0, इससे कम कभी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उन्हें सीधा फॉर्मूला में पुट किया होगा, वो डी टिक करके आ गए होंगे, आपके सीधे माइनस हो जाएंगे मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट था, क्योंकि कभी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 से कम हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट्स द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। नाउ सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जनरली हमारी सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते हैं, बट सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बहुत सीवियरली इफेक्ट करता है सेटिंग टाइम को एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हियर, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, देखिए क्या। सोडियम कार्बोनेट इन डाइआयोनाइज्ड वाटर accelerates the initial as well as the final setting time, whereas the other compound sodium bicarbonate retards the initial and final setting time। यानी दोनों के दोनों सेटिंग टाइम को चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली sodium carbonate and sodium bicarbonate in deionized water
decreases the compressive and tensile strength of concrete specimen significantly at 28 days and 90 days। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि सोडियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सीवियरली अफेक्ट करते हैं सेटिंग टाइम को एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को। ठीक है, नाउ यहां तक मैंने आपको कुछ पोर्शन टेक्निकल के डिस्कस किए। अब आते हैं हार्दिक सर। हार्दिक सर आपके साथ डिस्कस करेंगे नॉन टेक का पोर्शन, फिर आपके साथ आएंगे सुरभि मैम जो आपको बताएंगे फिर से टेक्निकल पोर्शन, फिर आएंगे आपके साथ आलोक सर जो कि एफएम और सोम को डिस्कस करेंगे और सीपीएम को भी डिस्कस करेंगे, और फाइनली मैं फिर से आपको मिलूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं हम लोग हार्दिक सर के पास। चलो तो સૌથી પહેલો સવાલ છે આ સવાલ સૌથી પહેલા તો હું એનું ટોપિક કહી દઉં તમને। સો ટોપિક જે છે એ છે કોડિંગ ડીકોડિંગ ને આપણે ક્લાસમાં ભણી ચૂક્યા છે કોડિંગ ડીકોડિંગના કે ભાઈ આ શબ્દને આ કહેવાય તો એને આ ભાષામાં સાંકેતિક ભાષાઓ જેને આપણે કહીએ છીએ તો આને ગુજરાતીમાં કહી દઉં આને તો આને કહેવાય છે સાંકેતિક ભાષા। ठीक है, तो कोडिंग डीकोडिंग नो सवाल है तो સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું કે કયા ચેપ્ટર કયા ટોપિકમાંથી સવાલ આવ્યો છે અને પછી એને સવાલને સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ। તો બી ઈ જી કે આને એક સાંકેતિક ભાષામાં ADFJ ADF અને J કહેવાય છે। सो विद्यार्थी मित्रों जरा ध्यान थी जोजो, बहुत इजी सवाल है। जो आने सॉल्व करवो होय तो आ भाषा ने एक सांकेतिक भाषा में BEGK ने ADFJ कहेवाय छे। तो हवे आने ध्यान थी जो तो हमेशा जो सांकेतिक भाषानो सवाल आवे ने तो सौथी पहला जेम मैं तमने शिखवाड्युं छे एम एने ऊपर नीचे लखवानुं, आजूबाजूमां नहीं लखवानुं। आजूबाजूमां लखशो तो भगवाई जशो। आपणे शुं करवानुं छे, ऊपर नीचे लखशो तो ऊपर नीचे A+1 नीचे थी ऊपर जाओ तो +1, ऊपर थी नीचे जाओ तो -1 नो संबंध है। दरेके दरेक अक्षर में दरेके दरेक अल्फाबेट में -1 नो संबंध तमने देखाशे। -1 B थी A, -1 E थी D, D पछी E आवे है ना, F पछी G आवे तो G में -1 અને K में पण -1 नो संबंध है। सो एज रीते PSVY एमां तमे जोवा जशो तो PSVY में संबंध जो -1 नो आपणे काढवा जईए सो -1 नो संबंध जे छे ए MNOP ओ अहींया आवे ने એને યાદ કરવું પડે છે કારણ કે આલ્ફાબેટ ભલે આપણે પહેલા બીજા ત્રીજા ધોરણથી ભણતા આવ્યા છે પણ તો પણ જો હું તમને ડાયરેક્ટ એવું કહી દઉં કે S तो डायरेक्ट S कोनी पछी आवे ए याद नहीं आवे। एना माटे पण एक मेथड मैं तमने क्लास में शिखवाड़ी छे। अत्यारे एना विषय डिस्कस नहीं करीए कारण के बधुं क्लासनुं करी देशुं तो पछी सोल्यूशन लेट थई जशे। सो अत्यारे जो आनी वात करूं सर RST हमेशा थशे ए वस्तु। एना माटे शुं करवानुं हे मैं तमने क्लास में ऑलरेडी शिखवाडेलुं छे तो पण अत्यारे फटाफट एनुं रिविजन करी दईए आपणे। RSTUV है ना, याद करवू पड़े छे, याद ना करवू पड़े एना माटे क्लास अटेन्ड करवो पड़शे। क्लास अटेन्ड करशो तो तमने खबर पड़शे x पछी आवशे y, -1 नो संबंध छे। आंसर आवशे ORUX। ORUX क्या देखाय छे भाई? ORUX D में देखाय छे। बाकी बधा ज आंसर जे छे O थी चालू थाय छे, TUZ O थी बीजो कोई तो चालू नथी थतो। तेनो मतलब के सीधो सीधो आंसर जे तमारो छे ए D आवशे। क्लियर छे? नेक्स्ट सवाल पर वधीए आगळ। सो आगलो सवाल जे छे ए पण कोडिंग डीकोडिंग नो ज छे भाई। तो देखो 6 થી 7 सवाल आया छे, एमांथी 2 सवाल जे छे ए तो एक ज चेप्टर मांथी आव्या छे है ने। तो आ पण छे तमारो सांकेतिक भाषानो, पण आमां थोड़ुं कोडिंग अलग छे। पेलामां शुं हतुं? अल्फाबेटनुं कोडिंग हतुं। अल्फाबेट आ अल्फाबेटने शुं कहेवाय, पेला अल्फाबेटने शुं कहेवाय ए आपेલું। हवे अहींया जे छे ए आ एक भाषामां जो आने आ को अने आने आ को तो पछी आगळ केवी रीते वधवानुं छे। तो आमां याद राखजो आंखने हाथ कहेवामां आवे छे। जो अहींया लखुं छुं तमारा माटे एक्चुअली लखवानी जरूर छे नहीं पण तो पण आंखने तमे हाथ कही रह्या छो। ठीक छे सर, कोई वांधो नथी। हाथने मों कही रह्या छीए आपणे। ठीक छे सर, मोंने कान कही रह्या छे अने कानने नाक कहेवामां आवे छे अने नाकने तो जीभ कही रह्या छे भाई। चलो गोળ गोળ फरी रह्युं छे, खबर नथी पड़ी रही के शुं थई रह्युं छे पण नाकने जीभ कहेवामां आवे तो कोना द्वारा सांभળી શકાય? तो સૌથી પહેલા તો સાંભળવા માટે શું જોઈએ? સાંભળવા માટે કાન જોઈએ, પણ કાનને તો આપણે નાક કહી રહ્યા છીએ है ने। કાનને આપણે નાક કહી રહ્યા છે તો ખરેખર સાંભળવા માટે જવાબ આવવો જોઈએ કાન, પણ સાંકેતિક ભાષામાં કાનને આપણે નાક કહી રહ્યા છે એટલે તમારો જે જવાબ છે એ આવશે C। અહીંયા ધ્યાન રાખજો
ભૂલ ના થાય, સાંભળવા માટે કાનની જરૂર છે, પણ કાનને આપણે ના કહી રહ્યા છે. બહુ જ ઈઝી સવાલ છે. જો આમાં માર્ક જાય તો દુઃખ બહુ વધારે થશે. પેલું છે ને, ये दुख खत्म काहे नहीं होता वे, तो ये नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए ऐसे सवालों का आंसर आना ही होगा. चलो હવે એક પઝલનો સવાલ છે. પઝલનો સવાલ છે, એમાં શું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ એક પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં, સંગ્રહાલય એટલે ઝૂમાં શું કહી રહ્યું છે કે ભાઈ કેટલાક હરણ અને કેટલાક મોર છે. અમુક સંખ્યામાં હરણ છે, અમુક સંખ્યામાં મોર છે, પણ આપણને નથી કહેવામાં આવ્યું કે હરણ કેટલા છે અને મોર કેટલા છે. આપણને ખાલી એટલું જ કીધું છે કે અમુક સંખ્યામાં હરણ છે, અમુક સંખ્યામાં મોર છે. હવે આપણે શું ગણી રહ્યા છે? એના માથા ગણી રહ્યા છે અને એના પગ ગણી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલા મોર એક પક્ષી છે, એના પગ 2 હોય. હરણ એક પ્રાણી છે જેના પગ 4 છે, જે વસ્તુ તમને ઓલરેડી ખબર છે, પણ માથા તો બધાનું એક જ હોય, હે ને? તો તેમના બધાના માથાની ગણતરી કરીએ તો અત્યારે આપણે હરણ જે છે, હરણને લઈ લઈએ h અને મોરને લઈ લઈએ m. તો જો એ બંનેના માથાની ગણતરી કરીએ તો માથા થઈ જાય છે 80, હે ને? માથા એમના 80 છે. જ્યારે પગની ગણતરી કરીએ તો પગ, મોરના પગ 2 છે અને હરણના 4. તો 4h પ્લસ, કેમ કે એક હરણના 4 પગ, મોરના 2 પગ. તો એ પ્રમાણે જો એના પગની ગણતરી કરીએ તો પગની ગણતરી થઈ જાય છે 200. તો ભાઈ આ ઇક્વેશન નંબર 1 છે, આ ઇક્વેશન નંબર 2 છે. 2 ઇક્વેશન, 2 અનનોન થઈ જશે સોલ્વ. ઈઝી સવાલ છે. એલિમિનેશન મેથડથી ફટાફટ સોલ્વ થઈ જશે. જો આને હું 2 વડે ગુણાકાર કરું તો ભાઈ 2h, પહેલા ઇક્વેશનને 2 વડે ગુણું તો 2h પ્લસ 2m ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? 160. 80 ગુણ્યા 2, બરાબર. તો હવે 2 એલિમિનેશન મેથડ, માઇનસ માઇનસ માઇનસ. હવે 2 ઉડી ગયા તો 4 માંથી 2 ગયા તો 2 હરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થઈ જાય ભાઈ? 40. સો હરણની સંખ્યા થઈ જશે 20. હવે ટોટલ 80 હતું, એમાંથી હરણ ગયા, હે ને? હરણની સંખ્યા જો 20 માઇનસ કરું, ટોટલ 80 છે, તો મોર કેટલા થઈ ગયા ભાઈ? મોર થઈ ગયા 60. ક્લિયર છે? આમાંથી h ના 20 માઇનસ કર્યા તો જવાબ આવ્યો 60. મેળવવું હોય તો આમાં મેળવી લેજો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. અહીંયા જો હરણની સંખ્યા કરશો તો ભાઈ 80 થઈ જશે, મોરની સંખ્યા કરશો તો 60 દુ 120 થઈ જશે, 120 પ્લસ 80 કરશો તો 200 થશે. જવાબ સોલ્વ થઈ ગયો છે ભાઈ. તો આનો જવાબ આવશે 60, છે ને? એલિમિનેશન મેથડથી ફટાફટ સોલ્વ થઈ જશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પરીક્ષાનો છે. પરીક્ષા તમે આપી રહ્યા હતા 1 કલાક પહેલા જ, અને પરીક્ષામાં શું થયું? તો અમુક સાચા જવાબ આવ્યા, અમુક ખોટા જવાબ આવ્યા. તો સાચા જવાબ અને ખોટા જવાબ કેટલા આવ્યા, એનાથી કેટલા માર્ક મળશે, એની પર જ આ સવાલ છે. તો અહીંયા કીધું શું છે? એક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીને દરેક સાચા જવાબ માટે 4 ગુણ. તો ભાઈ સાચા જવાબ માટે 4 ગુણ, હે ને? અને ખોટા જવાબ માટે 1 ગુણ કાપવામાં આવે છે. તો ખોટા જવાબની વાત કરીએ આપણે તો ખોટા જવાબ માટે -1, 1 ગુણ કાપવામાં આવે છે. જો મહેશ બધા જ 60 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, દરેકે દરેક 60 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા, 60 એ 60 ના જવાબ મહેશે આપી દીધા, તો તેને 130 ગુણ મળે છે. ધ્યાનથી જોજો, મહેશ જો બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપે તો એને 60 ક્વેશ્ચન છે, ટોટલ 60 પ્રશ્નો છે અને એને 130 ગુણ મળે છે. સપોઝ આપણે માનીને ચાલીએ કે મહેશે x સાચા જવાબ આપ્યા અને y ખોટા જવાબ આપ્યા, બરાબર છે? હવે સાચા જવાબ અને ખોટા જવાબ કાં તો એ સાચા આપશે કાં તો એ ખોટા આપશે, કેમ કે અહીંયા નોટ અટેમ્પ્ટેડ, જો સવાલ અટેમ્પ્ટ નથી કરે એવું કંઈ આપ્યું જ નથી આપણે, એટલે કાં તો સાચા આપશે કાં તો ખોટા આપશે. એનો મતલબ શું થયો? ટોટલ કેટલા થયા? x પ્લસ y, ટોટલ થઈ ગયા તમારા 60 સવાલો, હે ને? અગેન ઇક્વેશન 1 મળી ગયું. હવે બીજું શું પૂછ્યું છે ભાઈ? જો સાચો જવાબ આપ્યો, x સાચા જવાબ આપ્યા, તો એના કેટલા ગુણ મળ્યા? એને 4 ગુણ મળ્યા. તો x × 4. y ખોટા જવાબ છે તો 1 × y. પણ અહીંયા આ y છે ને એની આગળ -1 છે. કેમ? કેમ કે ખોટા જવાબના માર્ક કપાઈ રહ્યા છે, તો અહીંયા માઇનસ થઈ જશે અને અહીંયા ટોટલ ગુણ એને કેટલા મળ્યા? તો ભાઈ જેટલા સાચા જવાબના ગુણ મળ્યા એમાંથી ખોટા જવાબના ગુણ માઇનસ થયા, ટોટલ ગુણ કેટલા થઈ ગયા? 130. ઠીક છે? અહીંયા y લખવાની જરૂર નથી, આ પણ 1 છે, આ પણ 1 છે. આ જો માઇનસ થશે તો માઇનસ એલિમિનેશન મેથડ અગેન તમે વાપરશો તો અહીંયા 4 - x 3x થઈ ગયા, હે ને? અને 130 માંથી 60 જશે તો અહીંયા તમને 130 પ્લસ 60 થશે. કેમ? કેમ કે આ તો માઇનસ છે ને, એટલે 130 પ્લસ 60 કેટલા થઈ ગયા? 190. અને અહીંયા 3x ની જગ્યાએ 1 મિનિટ
કેમ કે અત્યારે માઇનસ આપણે કર્યું નથી, તો અહીંયા જે માઇનસ છે એની જગ્યાએ થઈ જશે 5x, હે ને? તો 5x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 190. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? ફટાફટ કમેન્ટ બોક્સમાં મને બતાવો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે ભાઈ? 5 તરી 15 વધ્યા 4 38. સવાલ શું પૂછ્યો છે? કેણે કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ સાચા આપ્યા હશે? તો જવાબ આવશે બી 38 છે ને? અહીંયા 4 + 1 થશે એટલે 5 આવશે. ભૂલથી આપણાથી 3 લખાઈ ગયું હતું પણ વાંધો નથી, 5 થઈ ગયું છે. ચાલો આગળ વધીએ. ઓ આ સવાલ કયો છે ભાઈ? લોહીના સંબંધો, બ્લડ રિલેશન. બ્લડ રિલેશનનો સવાલ છે. આ ચેપ્ટર આપણે મેક્સિમમ વખત કર્યું છે અને કેટલા બધા સવાલ ક્લાસમાં સોલ્વ કર્યા હતા, લગભગ 100-150 જેટલા સવાલ સોલ્વ કર્યા છે આના. તો આનો જવાબ તો ખોટો થાય એની કોઈ સંભાવના જ નથી, હે ને? તો આમાં એક વ્યક્તિ તરફ નિર્દેશ કરીને એક પુરુષ એક સ્ત્રીને કહે છે. જો કોડિંગ મેં તમને કીધેલું હતું ક્લાસમાં, આપણે કોડિંગ વિશે ડિસ્કસ કરી, ફટાફટ ડિસ્કસ કરી લઈએ કે ભાઈ જો મેલ હોય તો એને આપણે સ્ક્વેરમાં રાખીશું, મેલ એટલે પુરુષ, અને ફિમેલ હોય તો એને સર્કલમાં રાખીશું, ફિમેલ. હસબન્ડ વાઈફનો રિલેશન હોય તો ડબલ લાઈન, અગર બ્રધર અને સિસ્ટર ભાઈ બહેનનો રિલેશન હોય તો સિંગલ લાઈન. એ એટલા માટે કોડિંગ યાદ રાખવાનું કે કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ ટ્રી આવી ગયું ને તો તકલીફ પડશે ભાઈ. એટલે આપણે આ સવાલને સોલ્વ કરીશું ફટાફટ. એક વ્યક્તિ તરફ નિર્દેશ કરીને એક પુરુષ, તો એક વ્યક્તિ છે અહીંયા, વ્યક્તિ. આ વ્યક્તિ તરફ નિર્દેશ કરીને અહીંયા એક પુરુષ છે. આ પુરુષ એક વ્યક્તિ તરફ નિર્દેશ કરીને કંઈક કહી રહ્યો છે. શું કહી રહ્યો છે? એક સ્ત્રીને જણાવે છે. તો જણાવે કોને છે? સ્ત્રીને જણાવે છે. કોને તરફ? એ કરીને વ્યક્તિ તરફ. તો વ્યક્તિને થોડોક આપણે, ચલો વાંધો નહીં, વ્યક્તિને થોડોક આપણે અહીંયા નીચે લઈ લઈએ. સો ધેટ શું છે? વ્યક્તિને આપણે અહીં લઈ લઈએ, વ્યક્તિને, અને અહીંયા પુરુષ છે. પુરુષ વ્યક્તિ તરફ નિર્દેશ કરે છે અને સ્ત્રીને કહે છે કે તેના મમ્મી. કોના મમ્મી? વ્યક્તિના મમ્મી. કેમ? કેમ કે વ્યક્તિને નિર્દેશ કરીને એક પુરુષ સ્ત્રીને જણાવે છે કે ભાઈ પેલા વ્યક્તિ જે છે ને એના મમ્મી. તો વ્યક્તિના મમ્મી ઉપર આવશે અહીંયા. આ કોણ છે? વ્યક્તિના મમ્મી. ઠીક છે? તો આ લખી નાખ્યો આપણે. આરામથી કરું છું તમને ખબર પડે. વ્યક્તિના મમ્મી, તેના મમ્મી, તમારા. તમારા મતલબ કોણ? એ સ્ત્રી જેની જોડે વાત કરી રહ્યો છે એ સ્ત્રીના, તમારા પિતાના એકના એક દીકરી. જો ધ્યાનથી સાંભળો, તમારા પિતાના, એક સ્ત્રી છે, સ્ત્રીના પિતાના એકના એક દીકરી. જો અહીંયા હું એવું કહું તમને કે જો તમે ફિમેલ છો, તમે જો સ્ત્રી છો અને તમારા પિતાની એકની એક દીકરી, પિતાની, આ તમારા પિતા છે, ઠીક છે? આ એક સ્ત્રી છે અને આ એના પિતા છે. તો જો પિતાનું જોડણી વોડણી પણ ના જતા હમણાં, તો આ સ્ત્રી અને એના પિતા છે. હવે પિતાની વાત કરીએ આપણે, તો આ જે સ્ત્રી અને એના પિતા જે છે એની એકની એક પુત્રી કોણ થાય? આ સ્ત્રી પોતે થાય ને, કેમ કે બીજી કોઈ પુત્રી છે નહીં, તો એ સ્ત્રીની જ વાત થઈ રહી છે. શું કહ્યું છે અહીંયા? તમારા પિતાની એકની એક દીકરી છે. કોણ? એ સ્ત્રી. કોની? એ વ્યક્તિની. તો અહીંયા એના પિતા આયા અને પિતાની એકની એક દીકરી એટલે આ સ્ત્રી આવી. આ વ્યક્તિની માતા, મમ્મી, એ તમારા એટલે એ સ્ત્રીના પપ્પાની એકની એક દીકરી છે. તો દીકરી થઈ ગઈ. પુરુષ તો અહીં સાઈડ પર જ છે ભાઈ, પુરુષનો કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. તો સ્ત્રીને એક વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ શું છે? તો એ વ્યક્તિ, આ વ્યક્તિ છે. આ શું થઈ? સ્ત્રી. આ સ્ત્રી છે, જે સ્ત્રી જોડે વાત કરી રહ્યો છે એ સ્ત્રી છે. આ તો શું થઈ ગઈ? એની માતા થઈ ગઈ. તો જવાબ આવશે સી, માતા. છે ને ઇઝી? પણ આ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. બ્લડ રિલેશનના જેટલા પણ સવાલ છે એમાં ઘણી વખત એવું થાય છે કે તમે ગૂંચવાઈ જાઓ છો. એના માટે કાં તો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, કાં તો પછી મેક્સિમમ સાસ બહુની, ક્યોંકि સાસ ભી કભી બહુ થી કહાની, ઘર ઘરથી લઈને અનુપમા સુધી બધી જ સિરિયલો જોવી પડશે. તો ખ્યાલ આવશે કે કોની માં, કોની બેન, કોની નણંદ, કોની સાસ, કોનું શું. એ વસ્તુ ત્યારે થશે ભાઈ. આપણી જોડે સિરિયલ જોવાનો ટાઈમ તો છે નહીં, એના કરતાં વધારે આપણે બ્લડ રિલેશનના સવાલોની પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. ચાલો આગલા સવાલ પર જઈએ. હવે એપ્ટિટ્યુડના સવાલ તો પતી ગયા છે યાર. એક હવે આ સવાલ ખરેખર કેમ પૂછ્યો છે એ પણ મને ખબર નથી પડી, પણ આવા સવાલ જો પૂછવામાં આવે અને પછી તમે આવા સવાલ
પ્રોબ્લેમ ક્યાં થયો ખબર છે? લોકો ગણતા હતા કે મોહરા એટલે પ્યાદા તો ના થાય, મોહરા એટલે પ્યાદા ના થાય, મોહરા એટલે જેટલી પણ કુક્કીઓ ગણીએ ને આપણે ચેસની, એ ચેસની કુક્કીઓ 1 2 3 4 5 6 7 8 પહેલા અને 1 2 3 4 5 6 7 8 પછી, રાજા વજીર, 2 ઘોડા, 2 હાથી અને 2 ઊંટ, તો ટોટલ કેટલા થયા? 6 અને રાજા અને વજીર 8, 8 અને આગળના 8 પ્યાદા, ટોટલ થઈ જાય 16. જવાબ આવશે બી 16. આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. હવે આગળ જે સવાલો છે એ બધા આઈ થિંક ઓબ્વિયસલી આ બધા જે સવાલો છે એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીશું. હવે આ ખુલી ગયો છે તો છેલ્લો સવાલ આપણે ફટાફટ ડિસ્કસ કરી લઈએ, એના પછી બાકીના જે સવાલ છે એ પછી ડિસ્કસ કરીશું. ભાઈ યહાં મેરે વતન કે લોગો, આ મેરે વતન કે લોગો લતા મંગેશકરજીએ ગાયું હતું, કદાચ તમને યાદ હશે, એ મેરે વતન કે લોગો જરા આંખ મેં ભર લો પાણી. આ જે ગીત સાંભળ્યા પછી પહેલી વખત જ્યારે ગીત સાંભળ્યું ને ત્યારે જવાહરલાલ નહેરુ ત્યારે વડાપ્રધાન હતા અને એમની આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયેલા. આ યુદ્ધ હતું ભારત અને ચાઇના વચ્ચેનું. ઘણા સ્ટુડન્ટે આ જવાબ આપ્યો છે ભારત અને પાકિસ્તાન. યાદ રાખજો, ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ બહુ થયા પણ આ જે યુદ્ધ હતું એ ભારત અને ચાઇના વચ્ચે હતું. પ્રદીપજીએ આના લિરિક્સ લખ્યા હતા. પ્રદીપજી આના લિરિક્સ લખ્યા હતા અને લતા મંગેશકરજીએ ગાયું હતું આ સોંગ. અને આ સોંગ સાંભળ્યા પછી આપણા જે વડાપ્રધાન ત્યારના હતા જવાહરલાલ નહેરુજી, એમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. તો યાદ રાખજો, આનો આન્સર જે છે એ ભારત અને ચીન આવશે, ભારત અને પાકિસ્તાન નહીં આવે. ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે પહેલું યુદ્ધ દેખાય એટલે તમને ભારત પાકિસ્તાન જ દેખાય છે, પણ ભારત પાકિસ્તાન નહીં આવે. ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ જે છે એ 1965, 1971 અને 1999 જે કારગિલનું યુદ્ધ થયું એ બધા યુદ્ધ આવશે. પણ બર્મા 1944માં યુદ્ધ થયું હતું. 1944માં બર્માના જે ઘુસપેઠિયાઓ હતા એ ભારતમાં પ્રવેશ્યા અને એ સુભાષચંદ્ર બોઝ એમની ચળવળમાં એ બધા જે હતા એ લોકોને તગેડે મૂક્યા હતા. તો એ બધા યુદ્ધ જે છે એ બધા યુદ્ધની ચર્ચા આપણે ક્લાસમાં જ્યારે રેગ્યુલર ક્લાસ હશે ત્યારે કરીશું. દરેક યુદ્ધની ચર્ચા આપણે કરીશું. પણ અત્યારે આ પેપર સોલ્યુશનનો ટાઈમ છે. તો હવે જે આની પછીના જે સવાલો છે એ ટેકનિકલ સવાલો થશે અને ટેકનિકલ સવાલો સુરભી મેડમ, આલોક સર, મુકેશ સર એ બધા થોડા સવાલો કરી અને ડિસ્કસ કરશે. પણ યાદ રાખજો, નોન ટેકનિકલના સવાલો લઈને પાછો હું તમને મળીશ આ સોલ્યુશન સાથે. તો ત્યાં સુધી જોતા રહો, ચેનલ જોતા રહો, એને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો એન્ડ હિટ ધ બેલ બટન. ચલો તો મળીએ ફટાફટ આગલા સોલ્યુશનમાં. Soundness of cement is tested by which of the following method or apparatus? मैंने बताया था आपके एग्जाम के पहले जो बिल्डिंग मटेरियल में रिकॉर्डिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था सेम क्वेश्चन कि साउंडनेस टेस्ट आप करने जा रहे हैं सीमेंट का, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं या कौन से apparatus का आप यूज करते हैं. ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए हम ली चेटरलियर apparatus का यूज करते हैं. अब जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट होती है वो किस किस की वजह से होती है? इट कैन बी ड्यू टू लाइम और मैग्नीशियम. लाइम की वजह से अगर साउंडनेस टेस्ट करने जा रहे हैं सीमेंट का तो हम ली चेटरलियर apparatus का यूज करेंगे. और कंबाइंड के कारण अगर आप साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं जिसमें लाइम और मैग्नीशिया के कारण आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसका? साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर लाइम और मैग्नीशिया की प्रेजेंस है तो हम ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज करते हैं. हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं? ऑटोक्लेव टेस्ट. ठीक है, तो अभी तो साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट अकेले उसने बोला है, यहाँ पर उसने पर्टिकुलरली नहीं बताया है कि लाइम या फिर मैग्नीशिया. तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें आंसर लग रहा है ली चेटरलियर मेथड का हम यूज करते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए. ठीक है, अब विकेट एपरेटस आपको पता ही है, अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इनिशियल या फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम विकेट एपरेटस का यूज करते हैं. नेक्स्ट है ब्लेंस एपरेटस का यूज किया जाता है फाइननेस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ आपका ली चेटरलियर्स मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले. एक्सेस ऑफ द सिलिका इन क्ले, तो उसने कुछ आपको पॉइंट्स बोले हैं, आपको देखने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब सिलिका, जब हम ब्रिक के लिए अर्थ प्रिपेयर करते हैं, मींस ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी बनाते हैं, क्योंकि हम ब्रिक किससे बनाते हैं? मिट्टी से, क्ले से. तो अब उस क्ले में कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं? तो हमें पता है एल्यूमिना होता है, सिलिका, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, लाइम. ये कुछ
कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, क्ले में। कौन सी क्ले में, जिससे हम ब्रिक बनाने जा रहे हैं। अब जो सिलिका होता है ना उसका परसेंटेज होता है 50 से 60%, और अगर सिलिका क्ले में प्रेजेंट है जिससे हम ब्रिक बनाने जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग से हम ब्रिक को बचा सकते हैं। ठीक है, और एल्यूमिना जो प्रेजेंट होता है उसके परसेंटेज होती है 20 to 30%, और ये क्या इम्पार्ट करता है ब्रिक में, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। ठीक है, अगर आपने एल्यूमिना की परसेंटेज को बढ़ा दिया ना तो आपके ब्रिक में क्रैकिंग आने लग जाती है, जिसको बचाने के लिए सिलिका का यूज किया जाता है जो कि होती है रेत। इसको मिलाने से क्या होता है, श्रिंकेज, क्रैकिंग, वार्पिंग से हम ब्रिक को बचाते हैं। लेकिन अगर आपने सिलिका का परसेंटेज 50 to 60% से ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाता है, ब्रिक बनेगी हमारी ब्रिटल एंड वीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या करेक्ट है कि हमारी ब्रिक कैसे बन जाएंगी, ब्रिटल एंड वीक होंगी। क्यों, क्योंकि उसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होगा, और सिलिका क्या होती है, सैंड होती है। अगर आपने उस क्ले में सैंड, रेत को ज्यादा मिला दिया तो आपकी ब्रिक ब्रिटल बन जाएगी और वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस समय जो एल्यूमिना है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा अल्टीमेटली, तो आपकी ब्रिक ब्रिटल एंड वीक बन जाएंगी। तो इसमें से इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट। अब सीमेंट से रिलेटेड कुछ उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब उन स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ये जो चारों स्टेटमेंट है ना वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए हैं, C3S के लिए। मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले भी, इस पूरे के पूरे बॉक्स कंपाउंड को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रेंजेस होती हैं, कंपोज, सारी चीजों पे हमने बात की थी एग्जाम से पहले, है ना। तो बट अभी बॉक्स कंपाउंड में से ये जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ना वो सिंगल एक बॉक्स कंपाउंड के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, जो कि 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट वो बोलता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली। तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है हमें पता है इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो 500 जूल पर ग्राम होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, देन उसके बाद इसमें 7 डेज स्ट्रेंथ हमको मिल जाती है। तो अगर इसने पहला स्टेटमेंट बोला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, तो जब भी तो हमें 7 डेज की स्ट्रेंथ आपको मिलती है ना सीमेंट से, है ना। तो इसका मतलब तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप्स अर्ली स्ट्रेंथ। हाँ सही बात है, 7 डेज की स्ट्रेंथ हमें यहाँ से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। उसके बाद वो आपको बोलता है, आप देखिए डी वाला स्टेटमेंट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C4AF जनरेट करता है 865 जूल पर ग्राम। देन उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जनरेट करता है जो कि होती है 500 जूल पर ग्राम की। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट गिव्स मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी के ये तीनों A, B, D स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो हमने इसलिए आंसर इसका क्या बताया, C बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये टेबल भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इस टेबल में हीट ऑफ हाइड्रेशन देख लीजिए, C3S का 500 जूल पर ग्राम है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन नंबर C इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रेनाइट होता है ना वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, अगेन बाइफरकेटेड होते हैं इन 3 टाइप्स। कौन कौन से,
वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। ठीक है, जो वॉल्केनिक रॉक होते हैं ना, वो रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? जब मॉल्टन लावा इवॉल्व होता है, उसका इवोल्यूशन होता है और वो अर्थ सरफेस के ऊपर फैल जाता है और सेटल डाउन हो जाता है वहीं पे, और वो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। कहाँ पे? अर्थ सरफेस के ऊपर। तो वो होते हैं वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। अब कुछ लावा या मैग्मा, कुछ मैग्मा क्या होता है कि अर्थ सरफेस के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर इवॉल्व नहीं हो पाता है। तो अब जो अर्थ सरफेस के अंदर जो मैग्मा रह गया है, जो कि बाहर नहीं निकल पाया है, तो वहीं के वहीं ठंडा होगा, वहीं के वहीं क्या होगा? कूल होगा। तो अब वो दो डेप्थ पे है, एक तो 2 किलोमीटर से ऊपर या बोल सकते हैं शैलो डेप्थ पे, तो वो होते हैं आपके सारे हाइपरबेसल रॉक्स। और तीसरा टाइप होता है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक वो रॉक्स होते हैं जो कि कंसिडरेबल डेप्थ पे पाए जाते हैं, काफी डेप्थ पे पाए जाते हैं, 7 to 10 किलोमीटर डेप्थ पे पाए जाते हैं। जो मैग्मा वहां पर रहता है और वहीं पर ही वो कूल हो जाता है और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो होते हैं आपके कौन से रॉक्स? प्लूटोनिक रॉक। तो जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट जो होता है ये है आपका कौन सा? प्लूटोनिक रॉक। और ये प्लूटोनिक रॉक में हम इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये रॉक्स जो होते हैं ना, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The presence of dash in water has an adverse effect on the setting time of cement। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर करेक्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के कारण सेटिंग टाइम होती है सीमेंट की, वो क्या करती है? इफेक्ट होती है ना। ये क्या करती है? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है सेटिंग टाइम को। तो हम बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेट्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्लास्टिक एस्फाल्ट क्या है ना, ये क्वेश्चन में है। तो उसने 4 ऑप्शंस अपन को दिए हैं। यूज्ड एज ए वाटर प्रूफिंग लेयर over roof, a mixture of cement and asphalt, a natural asphalt, a refinery products। ठीक है, तो जो प्लास्टिक एस्फाल्ट होता है ना, ये मिक्सचर होता है सीमेंट एंड एस्फाल्ट का, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी। तो प्लास्टिक एस्फाल्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है सीमेंट एंड एस्फाल्ट का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन। तो एग्रीगेट फ्लैकी कब होता है? देख लेते हैं हम। चार ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन बोला है इट्स लीस्ट डायमेंशन इज द 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। तो हमें पता है कि जो एग्रीगेट होते हैं वो फ्लैकी कब होते हैं? जब लीस्ट डायमेंशन होता है is less than 3/5 और 60% of its mean dimension। तो ये होता है आपका फ्लैकी एग्रीगेट। अब उन्होंने और भी कंडीशन यहाँ पर बताई थी। यहाँ पे बताया इट्स लेंथ इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। तो ये तो नहीं होगा, ये इलोंगेटेड एग्रीगेट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, उन्होंने बोला था कि इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स मीन डायमेंशन, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट है आपका ए, इट्स डायमेंशन इज 3/5 और 60%। इससे कम होना चाहिए उसकी डायमेंशन, मतलब इज लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? फ्लैकी एग्रीगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पुट्टी इज, तो इन्होंने ऑप्शन में आपको जो दिया है मेड विथ फाइनली पाउडर्ड चॉक एंड लिंसीड ऑयल, तो ये तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि उसको कैसे बनाया जाता है? विथ फाइनली पाउडर्ड चॉक एंड लिंसीड ऑयल। देन उसके बाद यूज्ड फॉर फिक्सिंग ग्लास पेन्स। आपको पता होगा जो ग्लास के पेन्स होते हैं जो घर में यूज करते हैं,
आप बिल्डिंग्स में यूज किए जाते हैं तो उनको फिक्स करने के लिए हम पुट्टी का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर है softened by a solution of pearl ash and quicklime soaked in water, तो ये वाला भी करेक्टेड है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एरर ड्यू टू सैग ऑफ द चेन और टेप इन मेजर्ड लेंथ इज नोन एज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया ये ए पॉइंट है एंड इट इज बी पॉइंट, है ना। अब इन दो पॉइंट को मुझे क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। दो पॉइंट की डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ा ना है कि एकदम प्लेन डिस्टेंस हो, प्लेन सरफेस हो, लेवल सरफेस हो सकता है कि सरफेस थोड़ा सा अनड्यूलेटेड हो, इस तरीके से। तो हम इसको मेजर कर रहे हैं चेन की मदद से या टेप की मदद से। जब आप टेप या चेन को, जब आप यहाँ पे टेप या चेन को बिछाएंगे और लेंथ मेजर करेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअल जो लेंथ थी ना, जो एक्चुअल लेंथ यहाँ पे होती ए और बी के बीच में, वो है मान लीजिए 20 मीटर, है ना। और जो मेजर्ड लेंथ है वो मान लीजिए 22 मीटर है। क्यों? क्योंकि ए और बी जो पॉइंट थे उनके बीच में अनड्यूलेटेड सरफेस था। जब उसके ऊपर अपन चेन को एक्सपांड करेंगे तो चेन है वो सैग कर जाएगी थोड़ी सी। तो जो एक्चुअल लेंथ अगर ए और बी के बीच में 20 मीटर थी तो मेजर्ड लेंथ कितनी नपेगी, अब ज्यादा नपेगी, जो कि कितनी हो जाएगी 22 मीटर, है ना। तो हमको एरर अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। तो पुट करेंगे वैल्यूज तो कितनी जाएगी, 22 मीटर माइनस 20 मीटर, सो हमें मिलेगा 2 मीटर। और ये हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ मिल रहा है। तो एरर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे करेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, करेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। ये दोनों अपोजिट चलते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा था सिर्फ एरर, तो एरर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन में बोला है द लाइन पासिंग थ्रू जीरो डेक्लिनेशन इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिडियन एंड कंटूर लाइन तो नहीं होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम डेक्लिनेशन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइन। मैं याद करने के लिए बच्चों को बोलती हूँ आइसो मतलब सेम, है ना। बट आपसे पूछा है जीरो डेक्लिनेशन का, तो द लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट ऑफ जीरो डेक्लिनेशन इज नोन एज अगोनिक लाइन। तो इसका आंसर होगा बी, अगोनिक लाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन इज 325 डिग्री 25 मिनट, इट्स क्वाड्रेंटल बियरिंग इज, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होल सर्किल बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग हमें कोई लाइन का गिवन है 325 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में 0, अब हमें पता है इसमें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। और हमें पता है यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, इधर पे 270, इधर पे 360, ठीक है, 360 डिग्री 0 डिग्री। अब होल सर्किल बियरिंग में जो भी कोई भी लाइन का अगर मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट या बियरिंग्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो हमेशा कहाँ से कैलकुलेट होता है, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो ये क्या है 325 डिग्री 25 मिनट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं और इसका एंगल मार्क कर देते हैं फ्रॉम नॉर्थ, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 325 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है इन क्वाड्रेंटल बियरिंग, जिसको रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं, जिसका आरबी भी बोला जाता है, आरबी, ठीक है। आरबी में मुझे कैलकुलेट करना है। तो आरबी में आपको पता है हमेशा कि आरबी में हम एंगल्स कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, या तो नॉर्थ या फिर साउथ से। अब वो जो लाइन है वो जहाँ से हमको पास पड़ जाए, जैसे ये वाली लाइन है, तो इसको हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्थ से, फ्रॉम नॉर्थ से। किसमें, रिड्यूस बियरिंग में, है ना।
साउथ से नहीं करेंगे, साउथ से थोड़ी ना पास पड़ी, हमको कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कौन है यहाँ पे, नॉर्थ है, नॉर्थ। तो हम नॉर्थ से इस लाइन का मेजरमेंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा नॉर्थ से मेजरमेंट उसका, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 325 डिग्री 25 मिनट्स। तो हम यहाँ पे वही करेंगे यहाँ पे। और रिड्यूस्ड बेयरिंग में हमें ये भी पता है कि हमको क्वाड्रेंट भी लिखना पड़ता है। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, एंगल, इस लाइन का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 325 डिग्री 25 मिनट। तो आंसर होगा आपका 34 डिग्री 35 मिनट। कैलकुलेट करिए, 34 डिग्री 35 मिनट आपका आंसर होगा, और नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं होल सर्किल बियरिंग से रिड्यूस्ड बियरिंग में, मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग हम कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं बाय दिस शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द स्टेडिया डायफ्राम इज प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग। जो स्टेडिया डायफ्राम जो हमें प्रोवाइडेड होता है, उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, उससे हम एलिवेशन भी मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, एंड बियरिंग्स भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चेन सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया। चेन सर्वे हम कब करते हैं, आपको पता है चेन सर्वे में हम चेन का, टेप का यूज करते हैं। चेन का यूज करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, हम मेजरमेंट जो भी कर रहे हैं, चेन को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर आपका जो अर्थ सरफेस है वो अनड्यूलेटेड है, बहुत सारे उसमें सैगिंग है, देन उसके बाद बहुत सारे रॉकी सरफेस है, वहाँ पे अनड्यूलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चेन सर्विंग का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सरफेस थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्राउडेड में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अनड्यूलेटेड सरफेस में भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन इज सिंपल एंड फेयरली लेवल, मीन्स समवॉट लेवल होना चाहिए सरफेस, जिससे हमें कैलकुलेशंस करेक्ट मिल सके। तो हम ऐसी जगह पे चेन सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय। अगर किसी पॉइंट की पोजीशन हमें मोर एक्यूरेटली फिक्स करनी है, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन है ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर से जो हम ऑफसेट बनाते हैं वो 90 डिग्री पे बनाई जाती है। जो ऑब्लिक ऑफसेट होती है उससे हम कोई भी एंगल पे ऑफसेट बना सकते हैं। देन जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होती है ना, इसकी मदद से हम किसी पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इज कंसिडर्ड टू बी। ठीक है, अब जो वाटर का सरफेस होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम उधर से ही मीन सी लेवल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मीन सी लेवल कहाँ पर है, मुंबई में है ना। इंडिपेंडेंस के पहले वो कराची में था, तो अभी हम किसको मानते हैं, बेंचमार्क मीन सी लेवल एट मुंबई। ठीक है, तो अब उसने यही पूछा है जो स्टिल वाटर है उसके सरफेस को हम क्या कंसिडर करते हैं, लेवल करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, या स्मूथ करते हैं, या फिर सारे बोल सकते हैं। तो हम उसके सरफेस को लेवल कंसिडर करते हैं। ओके, हम उसको स्मूथ नहीं बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हम बोलते हैं लेवल है वो सरफेस, इसलिए हम उसको एज अ मीन सी लेवल की तरह बेंचमार्क उसको मानते हैं हम। ठीक है, किसको, वाटर को, एट मुंबई, मीन सी लेवल एट मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे के सवाल को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा कि सवाल है कि द साइज ऑफ रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने कभी स्टील पढ़ा होगा तो आपने रिवेट्स के बारे में पढ़े होंगे कि रिवेटेड ज्वाइंट का क्या काम होता है। अगर मैं आपको रिवेटेड ज्वाइंट बना के बताऊं तो कुछ इस तरीके का आपके पास रिवेटेड ज्वाइंट बनता है। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे एक ना हेड लगा देते हैं। जनरली यहाँ पे स्नैप हेड लगाते हैं हम लोग, अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरा हेड भी लगा सकते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पे जो अभी मैं आपके पास रिवेट बना रहा हूँ ना, उसमें से एक ही तरफ से मैं हेड लगा रहा हूँ।
बहुत बार आप एक तरफ से हेड नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आप अगर दोनों तरफ से हेड शुरू में ही लगा देंगे तो उसको डालेंगे कैसे? किसी भी रिवेट के होल में, ठीक है? तो इस तरीके का रिवेट आपके पास होता है, और ये जो आपके पास होता है ना, इसी को बोला जाता है सैंक। तो अगर आपको कभी कोई पूछता है कि रिवेट को स्पेसिफाइड किस तरीके से किया जाता है, तो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी कोई रिवेट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को 20 mm का रिवेट दे दीजिए या 20 mm 30 mm का रिवेट दे दीजिए। मतलब कि जब आप वहां पे 20 और 30 mm बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे उसका सैंक डायमीटर बताते हो। जैसे कि अगर आप कभी गियर खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मेरे को 20 सेंटीमीटर पिच सर्कल डायमीटर का गियर दे दीजिए, तो गियर का स्पेसिफिकेशन क्या हो जाता है? पिच सर्कल डायमीटर। तो अगर यहां पे पूछा जाता है कि बताइएगा कि रिवेट का स्पेसिफिकेशन किसके साथ किया जाता है, तो बोलेगा उसके सैंक डायमीटर से किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, मतलब सैंक डायमीटर इज द राइट ऑप्शन। अगर हम अगले सवाल की तरफ चलें तो बोला क्या है कि द डिस्टेंस मेजर्ड along one rivet line from the center of a rivet to the center of adjoining rivet on an adjacent parallel rivet line। इसका मतलब कि कहीं ना रिवेट के बड़े सारे टाइप्स होते हैं। आपको पता है कि कहीं चेन रिवेटिंग की बात करते हैं, कहीं जिगजैग रिवेटिंग की बात करते हैं, कहीं पे डायमंड रिवेटिंग की बात करते हैं। होप आपने सब पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसने ना सिंपल चेन रिवेटिंग की बात की है कि लेट अस सपोज करिए कि आपके पास इस तरीके का रिवेट लगाया हुआ है। हम यहाँ पे कितना भी लाइन ले लीजिए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इस तरीके का रिवेट बना रहा हूं। तो रिवेट का मतलब यहां पे बोला गया है क्या कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पे पहला रिवेट का सेंटर लाइन हमने ले लिया है, और बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल उसके नीचे एडजेसेंट की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बोलेंगे इसके बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा कि इसके जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं पिच। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकुलर सवाल है इसमें क्या बोलेंगे कि पिच ऑफ द रिवेट है ये, ठीक है क्या? तो ये दूसरा ऑप्शन जो मैंने दूसरा सवाल है उसका जो ऑप्शन आपके पास होने वाला है वो हो जाएगा ए फॉर आगरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि A is the optimistic time, B is the pessimistic time and M is the most likely time of an activity। आपने पढ़ा होगा कि जब आपने कभी भी पॉट सीपीएम पढ़ा होगा तो पॉट सीपीएम में आपने देखा होगा कि 3 तरीके के टाइम होते हैं, क्योंकि जो पॉट होता है ना, जो पॉट आपके पास होता है उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3 टाइम की आपके पास जरूरत पड़ने वाली है। 3 टाइम एस्टीमेट्स इज गोइंग टू नीडेड। 3 टाइम एस्टीमेट्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और 3 टाइम कौन सा होते हैं? अगर आप बहुत ध्यान देखेंगे तो पहला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग टी नॉट। आप अगर यहाँ पे नोटेशन की बात करेंगे तो उसको दूसरे तरीके से भी लोगों ने बोला है। एक और नाम होता है जिसका नाम है टीएम और एक होता है टीपी। अगर मैं इस नोटेशन के अकॉर्डिंगली जाऊंगा तो इसका मतलब होता है, टीएम का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम आपके पास होता है, और ये जो आपके पास है इसका नाम होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नोटेशन जो है ना वो अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे कि A इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब कि जिसको मैं टी नॉट बोल रहा हूँ ना उसको A से डिनोट कर दीजिए, और इसको जो आपने देखा हुआ है यहाँ पे इसको M से ही डिनोट किया गया है, और इसको जो आपके पास है यहाँ पे B से डिनोट किया गया है। सवाल ऐसा है कि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम का क्या मतलब होता है। आप समझिए कि जैसे कि अगर आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट को करने जाते हो तो आपके पास एक होगा ना कि कितना समय लगने वाला है। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है कि इट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर आपका सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है ना तो आपको उस कंप्लीट एक्टिविटी को करने में जितना भी समय लगने वाला है ना वही आपके पास क्या होने वाला है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मतलब जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं और आपको किसी ने बताया कि 6 महीने में ना हो जाना है, लेकिन ये तब होगा जब सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली होने वाला है, तो 6 महीने में आपके पास हो जाएगा। सही है क्या? लेकिन एक होता है बी जिसका नाम है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी और नॉट इट इज जस्ट द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ द एक्टिविटी या एनी काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे when everything goes against the plan, अगर सब कुछ against the plan हुआ तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है? इसी को क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक टाइम। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है कि कितना मिनिमम टाइम लगेगा जब सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली जाएगा, और पेसिमिस्टिक टाइम होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा जब सब कुछ आपके प्लान के अगेंस्ट जाएगा।
देन व्हाट अबाउट द मोस्ट लाइकली टाइम, कि इट इज द ऑन एन एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, कि ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल टाइम कितना लगता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप यहां पे किसी भी एक्टिविटी के बारे में अगर आपने कभी भी कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी एक्सपेक्टेड टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आता है 6 आता है। इसको मैं यहां पे डिराइव नहीं कर रहा हूं, लेकिन होप आपने चीजें क्या होगी पढ़ी होगी। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि सीपीएम में कॉस्ट स्लोप डिटरमाइंड बाय, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला कि अगर आपको कभी भी कॉस्ट स्लोप के बारे में जानना है तो कॉस्ट स्लोप का क्या फॉर्मूला आपके पास होता है। और यहां पे देख सकते हैं कि पहले तो कॉस्ट के बारे में होता है, कॉस्ट भी ऊपर में आपके पास कॉस्ट होगा और नीचे आपके पास क्या होने वाला है, टाइम होने वाला है। और कॉस्ट भी कैसा होता है कि सबसे पहले आपको क्रैशिंग कॉस्ट लेना पड़ेगा, तो यहां पे लिखिए क्रैशिंग कॉस्ट माइनस आपके पास हो जाएगा नॉर्मल कॉस्ट, और टाइम भी कैसा लेना पड़ेगा आपके पास, नॉर्मल टाइम माइनस 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 क्रैशिंग टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पे दिख रहा होगा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। सही है क्या? तो ये आपके पास सिंपल सा डिफिनीशन पूछा गया है कि क्रैशिंग जब हम करते हैं तो कॉस्ट टाइम स्लोप को हम कैसे निकाल सकते हैं। सही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है फ्लूइड के अंदर में एसटीडी फ्लो कैसे जानते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने कभी भी देखा होगा तो एसटीडी फ्लो का मतलब लोग क्या बताते हैं कि इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज द मीनिंग ऑफ द एसटीडी फ्लो। लेकिन ये डिफिनीशन कंप्लीट नहीं है। देखिएगा अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा कि कंडीशन ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पॉइंट, एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन और काफी डिटेल में ऑप्शन लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, एट ए पॉइंट रहना क्या जरूरी है? बिल्कुल। अगर एट ए पॉइंट नहीं रहेगा ऑप्शन में, इसका मतलब कि करेक्ट डिफिनीशन आपके पास नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो लेट अस सपोज करें कि आपके पास एक पासेस है और इस पासेस के बीच में हमने यहां पे एक सेक्शन ले लिया है ए और यहां पे एक सेक्शन ले लिया है हमने बी। सही है क्या? और मान लीजिए कि यहां से कोई फ्लूइड पार्टिकल जो है ना इस पासेस से पास करना शुरू कर रहा है। अब मैं जानना चाहता हूं कि जैसे ये पूरा का पूरा फ्लूइड का पार्टिकल ना ए पॉइंट पे जाएगा तो मैं बोलता हूं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। ये बात और है कि अगर ये बी पे जाता है ना तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोबारा कोई फ्लूइड पार्टिकल से यहीं पे आता है ना तो फिर से इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। जब ये यहां से पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एसटीडी फ्लो के बारे में जानना है तो एसटीडी फ्लो का मतलब होता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी, चाहे उसकी वेलोसिटी हो, चाहे उसकी डेंसिटी हो, चाहे उसका टेम्परेचर हो, कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसकी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू देखिए ध्यान से, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पॉइंट। तो टाइम जितना हो जाए लेकिन जब वो उस पॉइंट पे आएगा ना तो उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एसटीडी फ्लो का सिंपल सा मतलब हुआ कि फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए पॉइंट। क्लियर है क्या सब लोग को? ग्रेट। चलिएगा अब आगे की बात करते हैं हम लोग। बोला गया है कि वैसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप मशीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि दो तरीके के मशीन जनरली अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा है कि आपने कभी हाइड्रोलिक एनर्जी को, अगर आपने कभी आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी है, हाइड्रोलिक एनर्जी कहां से आती है? वाटर से। अगर आपके पास वाटर है तो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। अगर आपने वाटर का इस्तेमाल करके, उसके हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है ना तो याद रखिएगा इस तरीके का जो डिवाइस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं? टरबाइन, टरबाइन, टरबाइन। क्योंकि आपको पता है कि टरबाइन में क्या होता है कि आप किसी टरबाइन के वेंस पे या ब्लेड पे आप ना वाटर को क्या करते हैं, इंपिंग करते हैं और उसके थ्रू ना उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना लॉस्ट हो जाती है और व्हाटएवर जो भी प्रेशर एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट होता है उससे पूरा का पूरा आपके पास टरबाइन चलता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर कभी हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए मैकेनिकल एनर्जी में तो वैसे डिवाइस को बोलते हैं टरबाइन। लेकिन यहां पे सवाल समझिए, सवाल बोला है कि वैसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। लेकिन अगर आपके पास एक मैकेनिकल एनर्जी है और अगर उसको उसने हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, इस तरीके की जो चीज होती है ना उसको हम पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पंप बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा घरों में क्या होता है, आप मुझे बताइएगा कि आपके घरों के अंदर में मोटर चलता है और मोटर की मदद से आपका पानी जो है ना 5वें 6ठे फ्लोर पे पहुंच जाता है। ये क्या है, पंप की मदद से होता है। तो whenever any kind of the device which is able to convert the mechanical energy into the hydraulic energy, that type of device is known as the pump। तो यहां पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंप इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। बोला क्या है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखिएगा अगर आप 10.3 मीटर ऑफ वाटर की बात करेंगे, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 1 ATM बराबर क्या होता है, 1 ATM इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है। सही है क्या। और अगर आप इसको मरकरी के लेवल पे बात करेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर आप मीटर में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो ऑप्शन तो बड़े आसान लग रहे हैं कि 1 ATM का मतलब है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी ट्यूब के अंदर में 10.3 मीटर ऑफ वाटर को पोर करेंगे ना तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 ATM। बट अगर आप यहां पे बात करेंगे ना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दिख रहा है कि अगर 76 सेंटीमीटर Hg पोर करेंगे किसी भी ट्यूब के अंदर में वो भी 1 ATM के बराबर आपको देने वाला है। आपने बोला बहुत बढ़िया, तो ये पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा। ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है। बट यहां पे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ये क्या है 1.03 kg r पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पे मेंशन होना चाहिए था 1.03 kg है ना, और यहाँ पे R लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे R से आपको पता नहीं चलता है कि फोर्स का यूनिट है। अगर मेरे को बोला जाता तो मैं इसको इस तरीके से लिख के देता 1.03 kg और यहाँ पे F डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1.03 किलोग्राम और फोर्स डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे ना तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको अगर 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे 10 टू द पावर -4 से, तो पूरा का पूरा डाटा जो है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको जब आप ATM में कन्वर्ट करने जाओगे ना तो याद रखिएगा फिर से आपके पास ये 1 ATM के क्लोज बिल्कुल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 1.03 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी जो है ना वो 1 ATM के बराबर आपका वैल्यू देने वाला है। तो ये भी आपके पास क्या है, सही होने वाला है। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो हो सकता है कि आपने पहला दूसरा तो सही किया होगा बट थर्ड आपने सही नहीं किया होगा। बट थर्ड इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे R अगर इसने लिखा है तो उसको बताना चाहिए था कि वो R से क्या डिनोट करना चाह रहा है। बट अगर आपने कभी देखा है तो यहाँ पे R फोर्स का यूनिट होने वाला है। सही है क्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा D, 1, 2 and 3 ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखा गया कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर आपके पास कभी भी कोई ड्रॉपलेट्स गिरता है तो वो स्फेरिकल क्यों हो जाता है। और दिस इज सच इजी कंसेप्ट कि आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, चाहे रेन ड्रॉप्स होता है या खिड़की के ऊपर में कोई पानी गिरता है, तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा कि वो ना क्या हो जाता है, स्फीयर के आकार का हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, दिस इज द वेरी वेरी इजी प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन। ठीक है क्या। तो ये सरफेस टेंशन का ही कमाल है कि कोई भी ड्रॉपलेट जो आपके पास आता है वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। बट सर जी सरफेस टेंशन का मेन रीजन क्या है। सरफेस टेंशन हमेशा कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, वो पास लाने की कोशिश करेगा और उसको मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर देगा। और हमें पता है कि मिनिमम सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम किसका होता है आपके पास, वो स्फीयर का होता है। तो आसानी से पता चल जाता है हमको कि स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल सी बात करेंगे, कोई बोलेगा कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फीयर ड्यू टू, तो अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहोगे किसके कारण होता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो देखिए ये सवाल जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखिए सरफेस टेंशन भी आपके पास ऑप्शन में है। सही है क्या कि ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। लेकिन सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन इज द मेन कॉज ऑफ द कोहेशन। तो एक बच्चा डाउट में पड़ सकता है कि यार इसका आंसर सरफेस टेंशन होना चाहिए या कोहेशन होना चाहिए। लेकिन अगर कायदे की बात करेंगे तो दोनों के दोनों ऑप्शंस यहां पे नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर है तो हम किसके साथ जाएंगे, सरफेस टेंशन के कारण जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन का कॉज भी क्या होता है, वो कोहेसिव फोर्सेस होता है। तो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बट अगर आपको पहला ऑप्शन मारना है तो इसका आंसर आपको सरफेस टेंशन मानना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस टेंशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट जो है ना वो स्फेरिकल होने की कोशिश करता है। ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको बोलते हैं HGL। अब HGL क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा कि आपके पास किसी भी पाइप के अंदर में फ्लो हो रहा होगा या कहीं पे भी फ्लो हो रहा होगा, लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास एक इस तरीके का पाइप है, इस तरीके का हमारे पास पाइप है और हमने यहां पे कोई ऐसा, देखते रहिएगा, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दिया है, यहां से हमारे पास फ्लो होगा, यहां से हमारे पास फ्लो को बाहर निकालना पड़ेगा। अब समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन बनाया मैंने ऐसा, ये देखिए सब लोग देखिएगा, इस तरीके से हमने एक लाइन बना दिया, तो यही लाइन को हम लोग बोलते हैं HGL। और ये जो हमने बीचों बीच यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का मतलब कि पाइप के अंदर का वो मिड लाइन जहां से पूरा का पूरा फ्लो आपके पास हो रहा है, इसको सेंट्रल कंडक्ट भी बोलते हैं। सही है क्या? अब मेरा सिंपल सा सवाल है कि ये HGL क्या है? HGL का सिंपल सा मतलब होता है कि ये टोटल एनर्जी बताता है आपके पास कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी फ्लूइड का आपके पास क्या प्रेशर एनर्जी है और साथ में उसका क्या डेटम हेड है। मतलब क्या है कि टोटल का टोटल पिजोमेट्रिक हेड की बात यहां पे चल रही है। पिजोमेट्रिक हेड का मतलब होता है प्रेशर हेड प्लस में डेटम हेड। डेटम हेड का मतलब होता है जो हाइट बल आपके पास होता है। तो अगर आप कभी भी हर एक पॉइंट पे यहां पे हर जगह का आप अगर आपने ना प्रेशर हेड प्लस में डेटम हेड का एनर्जी को ऐड कर दिया तो आपके पास जो चीजें मिलने वाली है वो क्या होने वाली है? वही HGL कहलाती है। HGL का क्या मतलब होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और अगर आपने उसमें वेलोसिटी हेड को भी ऐड कर दिया तो वो फिर आपके पास TEL बनेगी, टोटल एनर्जी लाइन बनेगी। लेकिन ये उसके भी ऊपर होने वाली है। क्या होने वाली? इसके भी ऊपर होने वाली है। बट यहां पे हमारा सवाल सिंपल है कि ये हमारा HGL कहां पे होने वाला है। तो दिख सकता है कि अगर ये आपके पास सेंट्रल लाइन है तो HGL हमेशा सेंट्रल लाइन से क्या होने वाला है? ऊपर ही होने वाला है। तो सच ए इजी क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? रिमेन्स एबव द सेंट्रल लाइन ऑफ द कंडक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। डन एवरीबॉडी। चलिए आगे की बात करेंगे। बोला क्या है? सोम का सवाल आ रहा है कि इन ए रेक्टेंगुलर बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर इंटेंसिटी ओवर द क्रॉस सेक्शन। और आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, कभी भी आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसमें अगर आपको शियर इंटेंसिटी की बात करनी है तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अगर कभी भी किसी बीम के ऊपर में लगता है, मैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अगर कभी भी लगता है तो आपको पता है कि ये अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहूंगा तो इसके टॉप पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा और बॉटम पे 0 हो जाएगा एंड समवेयर अराउंड द न्यूट्रल एक्सिस। और रेक्टेंगल का केस में तो न्यूट्रल एक्सिस ही होगा, वहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होने वाला है। और कुछ इस तरीके की कहानी आपके पास होने वाली है। और देखिए ये क्या है? ये पैराबोला है। ये पैराबोला है। अगर आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं वो भी आप यहां पे निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है क्या? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो नेचर आपके पास है वो क्या होने वाला है? पैराबोलिक होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूंगा तो बोला गया है क्या कि भाई साहब एक हमारा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? कैंटिलीवर बीम आपके पास कुछ ऐसा होता है। सही है क्या? और उसमें एक यूडीएल हमने लगा दिया। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर यूडीएल। और यूडीएल में क्या लिखा गया है कि इसका जो इंटेंसिटी है ना वो 100 न्यूटन पर मीटर है। अब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर मुझे मैक्सिमम शियर फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? शियर फोर्स डायग्राम खींच लेना चाहिए। तो चलिए अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लिया और मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द शियर फोर्स एट एक्स, तो आप बोलोगे कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास x है तो यहां पे सम वेयर एक इमेजिनरी फोर्सेस लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड w इंटू एक्स होना चाहिए। तो आप ये देखो राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव होने वाला है। क्या हो जाएगा? w इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 100 इंटू एक्स होने वाला है। सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले हो ना तो इसका शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा। और जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। और यहां पे जो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए यहां पे शियर फोर्स आपके पास 0 होने वाला है और यहां पे कहीं शियर फोर्स आपके पास मैक्सिमम होने वाला है। कहां पे? जहां पे फिक्स एंड है कैंटिलीवर बीम का। और आप बोलोगे कितना होने वाला है? अगर आप x इक्वल टू एल पुट कर दीजिए यहां पे तो आपके पास हो जाएगा 100 इंटू एल। मतलब ये जो आपके पास शियर फोर्स यहां पे दिखेगा तो 100 इंटू एल दिखेगा। पर सर जी एल का वैल्यू कितना है? एल तो आपके पास 5 मीटर दिया हुआ है। मतलब ये हो जाएगा 100 इंटू 500 न्यूटन।
इसका सिंपल सा मतलब है कि कैंटिलीवर बीम का जो फिक्स पार्ट है ना, वहां पे मैक्सिमम शियर फोर्स लगने वाला है और उस शियर फोर्स का जो आपके पास मैग्नीट्यूड होने वाला है वो 500 न्यूटन होने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन। अगर आप आगे की बात करोगे तो सच इजी क्वेश्चन, बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड सवाल है। बोला गया है कि बेंडिंग स्ट्रेस में बीम में जो होता है वो सेक्शन मॉडुलस के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, सही है क्या? और इसका क्या नाम है? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस आपको पता होगा I/Y मैक्स होता है। तो आप अगर बहुत ध्यान से इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू M/Z। अगर आपके पास एक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया गया है जो कि किसी भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो बताइएगा सिग्मा बी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड के। और आप देखिए ऑप्शन में देखिए कि बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शन मॉडुलस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने पहले कभी भी पढ़ा है तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड दिस इज सच ए इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि अगर किसी भी मटेरियल के बारे में बात करी जाती है ना, चाहे अगर लेट अस सपोज करें कि मैं डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करता हूं, लेट अस सपोज करें कि हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के बारे में क्या कहा जाता है कि मोस्टली डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं ना वो शियर में बड़े ही कमजोर होते हैं। तो अगर आप यहां पे लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि SYC ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा, SYT ग्रेटर देन हो जाएगा और SYS ये। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि यील्ड स्ट्रेंथ कंप्रेशन में डक्टाइल मटेरियल का सबसे ज्यादा होता है, फिर टेंशन में होता है और सबसे कमजोर कहां होता है? शियर में। इसीलिए कहा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल्स जो होते हैं ना वो शियर में बड़े ही वीक होते हैं। उस पे शियर अगर लगाओगे ना तो आसानी से क्या कर जाएंगे? फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल जो आपके पास है ना वो किसमें होते हैं बताइए मुझे? ब्रिटल्स मटेरियल्स आर वेरी वेरी वीक इन टेंशन। तो अगर आप टेंशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट, क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं, तो अल्टीमेट कंप्रेशन में ज्यादा होगा, फिर आपके पास ये शियर में ज्यादा होगा और सबसे कमजोर जो है ना आपके पास ये टेंशन में होगा। तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, इसका मतलब तो ये है कि अगर डक्टाइल मटेरियल जो है शियर में कमजोर होता है तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में कमजोर होता है। लेकिन देखा जाए तो सारे के सारे मटेरियल जनरली कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं। मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं ना वो कंप्रेसिव फोर्सेस को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन कंप्रेशन, चाहे डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो। बट अगर आपको किसी से मिलना है जो कि सबका बाप है तो मिलिए उससे, नाम है उसका स्टील। क्या नाम है उसका? स्टील। आप बोल सकते हो माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील के बारे में अगर बात करिएगा तो माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कि जितना अच्छा कंप्रेशन में है ना उतना ही अच्छा, आपके पास ध्यान से देख लीजिए, जितना अच्छा कंप्रेशन में है उतना ही अच्छा टेंशन में है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपके पास ना नेचर ने आपको गिफ्ट किया है माइल्ड स्टील के रूप में, जो बताता है कि जितना अच्छा आपके पास ना टेंशन में इसका स्ट्रेंथ होने वाला है उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ इसका क्या होने वाला है? कंप्रेशन में होने वाला है। तो वैसे एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो भी आपके पास टेंशन में होने वाला है चाहे जो आपके पास कंप्रेशन में होने वाला है वो ऑलमोस्ट क्या होने वाला है? वन होने वाला है। इसका मतलब क्या समझे कि माइल्ड स्टील इज वन ऑफ द मटेरियल, या मोस्टली समझिए कि हम जितने मटेरियल से रूबरू होते हैं उसमें एक सिंगल मटेरियल है जो स्ट्रेंथ जितना कंप्रेशन में अच्छा है ना उतना ही इसका स्ट्रेंथ जो है ना वो टेंशन में भी अच्छा है। इसीलिए इसका जो स्ट्रेंथ है ना चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो हमेशा कंपेरेबली आपके पास सेम होने वाला है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। याद रखिएगा माइल्ड स्टील इज ए ब्यूटी। ठीक है क्या? ये ब्यूटी है, आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे तो बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड। सच इजी क्वेश्चन। अगर आपने कभी यूलर साहब का कॉलम का थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता है कि यूलर साहब के मेथड से ही थ्योरी ऑफ कॉलम निकाला जाता है। समझ आया ना? जहां पे आपने पढ़ा होगा यूलर्स क्रिपलिंग लोड, जहां पे आपने फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बकलिंग पढ़ा होगा पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। तो ये तो सही मैच किया गया है। ठीक है क्या? बोला गया नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड। सवाल सही से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैकॉले मेथड आपने पढ़ा होगा। मैकॉले मेथड इज ए वेरी वेरी एक्सीलेंट मेथड कि जब आप किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन निकालते हैं और अगर वो बीम पे सिमेट्रिक लोडिंग नहीं लगा हुआ है तो बहुत ही मुश्किल होता है। वहां पे मैकॉले बोलता है डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सॉल्व करके देता हूं। तो मैकॉले मेथड से ना डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपने अगर नहीं किया होगा तो सुना जरूर होगा आपने। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। लेम्स मेथड आपके सिलेबस में है। ठीक सिलेंडर में लेम्स इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
जहां पे आपने a प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर के बारे में सुना होगा, लेम्स इक्वेशन है। बट ईडी थ्योरम, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, दिस इज नॉट द राइट मैचिंग। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में ईडीज थ्योरम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसलिए अगर कोई पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपरली मैच्ड, तो यही ऐसा है जो कि प्रोपरली मैच्ड आपके पास नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखिएगा बोला क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो ये होता है ए वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अगर कभी भी कोई पूछता है इंटीग्रेशन इसका, यही होता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिनोट करूंगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए वाई स्क्वायर इंटू डी वाई होता है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको आप ना सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सॉरी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया तो बोलते ही हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना आप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हो। अगर मैं इसको डिराइव करने जाऊं ना तो हो सकता है कि मुझे 5-7 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन यहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन ये ऑप्शन ना 90% लोगों को पता होता है कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का ही मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी बोल सकते हैं। हाँ, मैंने बोला ना कि इंटरप्रिटेट करना बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको हो सकता है, लेकिन यस ऑल थ्री आर द पॉसिबिलिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तीनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने बी ऑप्शन मारा है नॉट फुली करेक्ट, यस दैट इज करेक्ट, बट यहाँ पे तीनों ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर, इसलिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास होने वाला है ऑल ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर। तो गलत मत करिएगा, और अगर आपने गलत किया है तो अपने आप को सॉरी बोल लीजिए, अगर सही किया है तो अपने आप को कांग्रेचुलेट कर लीजिए। सही है क्या? चलिए, बोला गया है कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली देन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन। देखिए ये जो सवाल है ना, बढ़िया सवाल है। अगर आप ये सवाल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में सोचेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप फाइबर। अगर आपने लगाया है तो बढ़िया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना कि जनरली जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो बीम होते हैं ना, कुछ इसी तरीके के आपके पास होते हैं। सही है क्या? अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक बीम है और अगर आपने उस पर कोई भी यूडीए लगा दिया, चाहे यूबीए लगा दिया, या आपने कोई भी टीएसएल भी लगा दिया, ट्रांसवर्स शियर लोड भी लगा दिया, तो इस बीम की हालत पता है कैसी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा बीम आपके पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बीम आपके पास इस तरीके का हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो बोला गया कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पे होगा? यहां पे कहीं पे आपके पास न्यूट्रल एक्सिस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस डेवलप हो जाएगा। तो यहां वाले टॉप पार्ट पे आपने देखा होगा ना कि यहां पे आपके पास कंप्रेशन हुआ है, क्योंकि जो लेंथ है ना वो उसका घट गया है, और नीचे का जो पार्ट है ना वहां पे आपके पास क्या हो गया है? टेंशन हो गया है। तो सवाल क्या पूछा है कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्स ऑन, तो यहां पे टॉप फाइबर पे आपको दिख रहा है, और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहां पे डेवलप हो रहा है? बॉटम फाइबर पे, और जो उसका बीचों बीच न्यूट्रल फाइबर है ना वहां पे जीरो होने वाला है इसका ये क्या बोलते हैं? स्ट्रेस जो। अगर मैं बेंडिंग के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? बेंडिंग के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, बट ये तो आपने सवाल समझ लिया। लेकिन एक बच्चा सवाल करता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा बीम है, एक कैंटिलीवर बीम ऐसा टाइप का कुछ है, और इस तरीके का लोड लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इसकी इसमें चीजें उल्टी हो जाएगी, ठीक है क्या? लेकिन जनरली क्या होता है कि अब ये सवाल जो है ना इसको और थोड़ा कंप्लीट करके देना चाहिए था एग्जाम के अंदर में। क्यों? जनरली ऐसा बीम नहीं होता है, ठीक है क्या? अगर आप अपने स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करोगे ना तो इस तरीके के बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर खिड़की वगैरह में देखोगे, विंडो वगैरह में देखोगे ना तो इसी तरीके के बीम का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। अरे आपने देखा है कि नहीं देखा है? अगर मान लीजिए कि मैं आपके पास एक ऐसा बीम बनाता हूं, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, आपको पता चल जाएगा इस तरीके का। अगर मैं आपके सामने में एक बीम बना के देता हूं तो आपको पता चल जाएगा यही आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है। दिख रहा है क्या? तो ये खिड़की वगैरह में ऐसा ही लगा हुआ रहता है। और अगर आपने यहां पे कहीं पे कोई टीएसएल लगा दिया है तो याद रखिएगा ये इस तरीके से हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। और अगर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा ना तो पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? नीचे के साइड में आपके पास ना वो कंप्रेशन नहीं, सॉरी नीचे के साइड पे ऊपर में आपके पास टेंशन होने वाला होगा और नीचे में आपके पास कंप्रेशन होने वाला होगा। इस केस में अगर इस केस की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होने वाला होगा ना वो बॉटम फाइबर पे होना चाहिए। बट एक बच्चा बोलेगा सर जी इसका मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। यस कंफ्यूजन है, बट अगर एक 90% एबव की बात करेंगे ना तो फिर ये वाला सही है। क्यों ये वाला सही है? क्योंकि 90% जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है
चाहे कॉलम में इस्तेमाल किया जाता है, रूफ में इस्तेमाल किया जाता है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पुल, ब्रिज, इन जगहों पे जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है ना, 90% आपके पास इसी तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही रेयर आपके जीवन में पाए जाते हैं, ठीक है क्या? तो ये ऑप्शन में टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा बोलेगा कि नो 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 नो, मुझे तो एक ही ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा, तो टॉप फाइबर आपको मानना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो बीम होते हैं ना कुछ इस तरीके के ही आपके पास होते हैं। तो मैंने इस सवाल के प्रोस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस कर दिए हैं कि क्या होना चाहिए। अगर आपको क्लेम करना है तो कर सकते हैं इस सवाल को क्लेम, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बॉटम फाइबर भी हो सकता है अगर इस तरीके का मैं बीम आपके पास अगर लूं तो, ठीक है क्या? फिर भी राइट ऑप्शन मैंने किसको बोला है? टॉप फाइबर को, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि यही बीम जो है ना मोस्टली आपके पास दिखेंगे स्ट्रक्चरल मेंबर के केस में, ठीक है क्या? फिर आपके पास सवाल आता है कि फ्रिक्शन का सवाल है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होगा। देखिए दुनिया में दो ही फ्रिक्शन होते हैं जनरली, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि बॉडी जब तक कि मूव नहीं करती है ना, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जितना के बाद आप लगाओगे ना तो बॉडी आपका मोशन में आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर आपने कभी भी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो इस तरीके का आपके पास ग्राफ होता है, ये आपके पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन फोर्स आपके पास पहले लगाना पड़ेगा तब जाके गाड़ी मूव करना स्टार्ट करेगी, एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि कांस्टेंट होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में भी क्या बोला गया है यहाँ पे? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस। और मैंने बोला यहां पे स्टैटिक मत मार दीजिएगा, जस्ट बिगिंस का मतलब है ना कि अब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में ही जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसको क्रॉस कर गया है, और जैसे उसको क्रॉस कर गया है ना बॉडी अब आपका मूव करना शुरू कर देगा। मतलब क्या है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ही बॉडी आपका मोशन में आना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब मोशन में आ जाएगा ना तो आपको पता है कि एक बार बॉडी जब मोशन में आ जाएगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि अब जितने भी दो सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज है ना वो टूटने शुरू कर देंगे और मोशन होने में आसानी हो जाएगी। इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे क्या हो जाएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है वो फ्रिक्शन जिसके बाद बॉडी जस्ट बिगिन टू क्या होने वाला है? स्लाइड होने वाला है। तो होप कि आपको जितने भी बातें हमने यहां पे बताई है वो आपको समझ में आ रही होगी, और ये जो 12-13 सवाल मैंने सॉल्व किए हैं आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू आलोक सर, आपने एफएम एंड सोम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। नाउ बढ़ते हैं आगे, हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। क्या बोलता है ये? लैंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज विल बी फेवरेबल व्हेन। नाउ तो सोच के देखिए, हम लोग लैंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज कब करेंगे? जब हमारी रिवर बिल्कुल ड्राई चल रही हो या जो उसके अंदर फ्लो चल रहा है वो बहुत ही कम हो। कब होता है जनरली? ये होता है समर सीजन के दौरान। तो हम लोग जब रिवर में पानी बहुत कम है या पानी का फ्लो बहुत ही धीरे चल रहा है किसके अंदर? रिवर के अंदर, तो हम लोग कहेंगे कि भैया लैंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ। नाउ क्लोराइड किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है पानी के अंदर? तो भैया मरकरी क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हम पानी में चाहते ही नहीं है। तो पानी में क्या चाहते हैं हम? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट अगर पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो भी हमें एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है, बेस्ड ऑन सिलिका स्केल। अब सिलिका स्केल कहां पे यूज करते हैं हम लोग? जैक्सन्स टर्बिडिटी यूनिट के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि जब जैक्सन्स टर्बिडिटी यूनिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है वो 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो ये वही पूछ रहा है, बेस्ड ऑन सिलिका स्केल मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज। एज पर दिस सिलिका स्केल कितना होता है भाई? मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 10 ppm होता है। तो यहां पे बाकी वैल्यूज को समझाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सिंपल जो वैल्यू कोड में दी हुई है वो डायरेक्टली यूज करनी थी, दैट इज 10 ppm। ओके, आगे मूव करते हैं। नाउ बोलता है ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव। ना यार, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इनको हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्यों? ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, ताकि वेस्ट वाटर में से हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक लोडिंग को कम कर दें बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू दी रिवर। ओके, तो करेक्ट आंसर था ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी। ओके। नाउ अगला क्वेश्चन पूछता है, अ रिफ्लक्स वॉल इज ऑल्सो नोन एज। अगर आपने मेरे एनवायरमेंटल के लेक्चर अटेंड किए हो और जब मैं आपको अलग अलग टाइप के वॉल्स पढ़ाता हूं, दैट इज स्काउर वॉल, चेक वॉल, सेफ्टी वॉल, एयर वॉल, तो आपको उस समय बताता हूं कि भैया रिफ्लक्स वॉल को हम लोग एक और वॉल क्या कहते हैं? चेक वॉल्व कहते हैं, टू चेक दी फ्लो ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन था चेक वॉल्व। सिंपल सा नाम का ही, या सिंपल सा रिफ्लेक्स वॉल्व का और क्या नाम होता है वो पूछा गया है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं पूछा गया है। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन यार, फ्रॉम दी हार्डनेस। क्या बोलता है? द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेस
यार इससे तो सिंपल सी चीजें पूछी है हमसे, हमें तो पता है कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड पाया गया पानी के अंदर तो कौन से टाइप की हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, जिसको जियोलाइट मेथड और लाइम सोडा प्रोसेस से रिमूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, हार्डनेस हार्डनेस हार्डनेस, हम लोग यहां पे काउंट करते ही नहीं है, ठीक है। नाउ अगला क्या बोलता है भैया, फ्रॉम द एस्टिमेशन कॉस्टिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वुड वर्क इन डोर एंड विंडो फ्रेम, अगेन विंडो फ्रेम बोला है, विंडो का शटर नहीं कहा है, शटर कहता तो मीटर स्क्वायर में नाप देते, विंडो फ्रेम कहा है यानी लेंथ भी आएगा, विड्थ भी आएगी और थिकनेस भी आएगी रोल में, और चौखट, राफ्टर बीम्स, रूफ ट्रसेस एक्सेट्रा इज इन, भाई लेंथ भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है और थिकनेस भी आ रही है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किस में नापोगे यूनिट को, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्यूबिक मीटर। नाउ अगला क्वेश्चन बेटा बोलता है अ माइलस्टोन चार्ट। नाउ अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीपीएम अच्छे से पढ़ा है, जहां पे मैं आपको हेनरी चार्ट या गैंट चार्ट पढ़ाता हूं, फिर माइलस्टोन चार्ट पढ़ाता हूं, फिर आपको नेटवर्क एनालिसिस पे लेके जाता हूं, तो उस समय भी आपको बताया था भैया क्या बोलता है ये माइलस्टोन चार्ट, क्या माइलस्टोन इंटरडिपेंडेंसी शो करता है वेरियस जॉब्स के बीच में, नहीं भैया ये तो इसकी लिमिटेशन थी, यही तो इसकी लिमिटेशन थी। डिपिक्ट्स द डिले ऑफ जॉब्स इफ एनी, अगर ये बताया था तो हम लोग क्या कर देते, रीशेड्यूलिंग कर देते अपने पूरे के पूरे एक्टिविटीज की, वो भी नहीं बताता ये। पॉइंट्स आउटगोइंग अहेड ऑफ शेड्यूल ऑफ जॉब्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताता भाई, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे करेक्ट आंसर, नन ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर, ओके। तो ये हमारा माइलस्टोन चार्ट था, ठीक है। माइलस्टोन करते क्या है, हम लोग माइलस्टोन्स को फिक्स करते हैं ताकि हम लोग डे वर्क को चेक कर पाएं, ठीक है। तो जनरली माइलस्टोन में ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, इसलिए नन ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर है। नाउ अगला क्या कहता है, द टाइम अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी बिटवीन इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज नोन एज। अगर आपको फ्री फ्लोट की डेफिनेशन याद हो तो ये क्या होता है भैया, ये होता है EST ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस EFT ऑफ करंट एक्टिविटी। तो ये फ्री फ्लोट की डेफिनेशन होती है कि भैया कैसे निकाल सकते हो आप फ्री फ्लोट, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी में से अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ करंट एक्टिविटी को माइनस कर दो। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्री फ्लोट हियर, ओके। नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोलता है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट इज ₹10,000, इट्स सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर इज 1,000। नाउ 10,000 उसकी टोटल वैल्यू थी, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, जिसमें से अगर उसकी यूजफुल लाइफ जो 5 साल की थी उसके बाद आप उसको बेचते हो विदाउट बीइंग और विदाउट डूइंग द डिसमेंटलिंग, तो आपको कितना रुपया मिलता है, 1,000 रुपये मिल जाता है। तो मुझे बताइए उसकी नेट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आपके पास हुई होगी, कितनी होती है भैया, नेट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो रही है उसकी, 10,000 रुपये में उसको अभी खरीदने की कीमत थी और 1,000 रुपये आपको बेचने के बाद तो मिल ही जाएगा। कितना हो गया भैया, 9,000 रुपये का आपको वो इक्विपमेंट पड़ा, ठीक है। नेट आपको कितने का पड़ा, 9,000 रुपये का पड़ा। अब डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन मतलब हर साल उसकी कीमत में कितनी कमी आ रही है, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं भाई। टोटल लाइफ उसकी कितनी थी, 5 साल की थी और टोटल 9,000 रुपये उसकी नेट वर्थ थी, कितना आया, 1,800 रुपये का पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। नाउ क्या बोलता है, इट्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years of its useful life as per the straight line method of evaluation of depreciation। तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, बुक वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी थी उसकी उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन, और कितने साल के लिए देखना है वो देखना है, कितने साल बाद आपको देखना है बुक वैल्यू को, तो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी भैया, स्टार्टिंग में देखें तो 10,000 रुपया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें से आपने 1,800 रुपये का डेप्रिसिएशन था 1 साल का और आपको 2 साल के बाद देखना है, तो कितना होता है भैया, ये कहीं ना कहीं होता है 6,400 रुपया उसकी बुक वैल्यू, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन रिलेशन टू द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट बोलता है, द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ रोड टू अ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब किस किस चीजों पे साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड पे, और यहां पूछता है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। बच्चे यहीं पे घबरा गए थे, बच्चे को लगा यार मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है और ये इनकरेक्ट वर्ड तो देखा ही नहीं उन लोगों ने। देखो क्या बोलता है, फीचर्स एट दी रोड अहेड, जो भी आपके आगे की रोड में फीचर्स आने वाले हैं उस पर साइड डिस्टेंस इफेक्ट करता है क्या, बिल्कुल करता है भाई, ठीक है, बिल्कुल करेगा। अगला हाइट ऑफ द ड्राइवर आई पे तो करता ही है, अगर आपने देखा OSD और SSD कैलकुलेट करते वक्त हाइट ऑफ द ड्राइवर आई इंपॉर्टेंट होती है।
अगेन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, ये भी होता है, ठीक है। तो क्या चीज नहीं होता, टाइम ऑफ द डे। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट हियर। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका जाता, ऑप्शन डी यहां पे जाना चाहिए था, दैट इज टाइम ऑफ द डे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आता है बेटा, ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, और दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बट जनरली इसको यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं बेटा विंड स्पीड निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, विंड स्पीड। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ विंड। नाउ अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, क्या पूछता है, द हाइट ऑफ द पायलट आई अबव द रनवे सरफेस इज अज्यूम्ड, कितना होना चाहिए भैया, 3 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रनवे पे देख रहे हैं हाइट ऑफ पायलट आई तो वो एटलीस्ट हम लोग 3 मीटर अज्यूम करते हैं, और अगर रोड सरफेस पे देखते हैं आप लोग तो कितना होता है, 1.2 मीटर का होता है, किसका, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई, ठीक है। तो 3 मीटर यहां पे करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्या बोलता है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज कैरिड आउट फॉर रूरल रोड्स फॉर डैश डेज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड लीन सीजन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। कितने होते हैं, 7 दिन के लिए एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलता है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज कैरिड आउट फॉर रूरल रोड्स फॉर 7 days कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड लीन सीजन। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आया है कि भैया द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड इज। नाउ क्या बोला गया है, मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट, यानी जो डिजाइनर प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम डिजाइनर कितना प्रोवाइड कर सकता है भैया, रूलिंग ग्रेडियंट के बराबर प्रोवाइड करता है डिजाइनर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज द रूलिंग ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, द मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट विच इज प्रोवाइडेड कीपिंग द पावर ऑफ लोकोमोटिव इन व्यू इज कॉल्ड, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट टिक करके आए होंगे, मोमेंटम ग्रेडियंट नहीं होता बेटा, क्यों, क्या बोला उसने, द मैक्सिमम राइजिंग ग्रेडियंट विच इज प्रोवाइडेड कीपिंग द पावर ऑफ लोकोमोटिव इन व्यू इज कॉल्ड। जनरली यहां पे हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट करते हैं, क्यों, एज पर द डिजाइनर हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, कहीं केस अनअवॉइडेबल हो जाए, ठीक है, या कहीं पे वैली आई फिर एकदम से हिल आ गया, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग मोमेंटम ग्रेडियंट दे सकते हैं, बट इन जनरल जो डिजाइनर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है कितना करता है, रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगेन क्वेश्चन कहां से पूछा गया, फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या बोलता है, दैट ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट दैट में अकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शंस आर। तो यहां पे कौन कौन से टाइप के होते हैं भैया, मर्जिंग और डाइवर्जिंग, दो ही टाइप के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं यहां पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एट एक्सपांशन जॉइंट टू ट्रांसफर व्हील लोड फ्रॉम वन स्लैब टू द अदर। नाउ अगर हम लोग एक्सपांशन जॉइंट में एक स्लैब से दूसरे स्लैब में अगर लोड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन से बार्स का इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं डिटेल में इसको। देखिए लिखा हुआ है, डोवेल बार्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन स्लैब टू इट्स एडजेसेंट स्लैब, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डोवेल बार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में यहाँ पे, ये तो डोवेल बार्स आर यूज्ड। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन आता है, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर। देखिए बीम कोई भी हो उसको डिजाइन किसके लिए किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए किया जाता है, एंड चेक फॉर शेयर जरूर लगाना पड़ता है कि शेयर में वो फेल हो रहा है कि नहीं, पर डिजाइन तो जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या था, बेंडिंग मोमेंट ओनली। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है, द लाइटर सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग आर कॉल्ड एज, ठीक है। ऐसा लाइटर सेक्शन जो स्ट्रक्चर मेंबर का है जो कि ट्रांसवर्स लोडिंग में ही जनरली जाता है ना। आपको पता है टाई जो है वो क्या लेता है भैया, टेंशन लोड्स को लेता है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रट है ये कंप्रेशन में जाता है हमेशा, तो भैया यहाँ पे ट्रांसवर्स लोडिंग लेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ जॉइस्ट। ओके, सो मैंने डिटेल में भी यहाँ पे लिख दिया है भैया, जॉइस्ट आर क्लोजली स्पेस्ड स्मॉलर बीम्स सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। तो आपके लिए डिटेल में भी यहां लिख दिया है, आंसर जॉइस था यहां पे। तो यहां फिनिश होता है आप लोगों के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर पेपर का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। नाउ आप लोगों के पेपर अभी आने वाले हैं, कौन से, क्लास 2 के कब कब, नवंबर में एंड अगस्त में हमारा बैच शुरू होने जा रहा है फिर से, किसके लिए, अगस्त एंड नवंबर के लिए। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है सो जस्ट स्कैन दिस बारकोड, आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जैसे आप वो फॉर्म फिल कर देंगे हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग एक और अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं,
एसएससी जेई सिविल के एग्जाम की प्रिपरेशन, वो भी हम लोग स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं एसएससी जेई सिविल के लिए भी, वो लोग क्या करें, स्कैन करिए इस बारकोड को, एक फॉर्म आएगा उसे फिल करिए, हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको फर्दर गाइड करेगी कैसे आपको प्रोसीड करना है आगे। ठीक है, आपको एनालिसिस चाहिए पेपर का, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जीपीएससी के, ठीक है, तो वो सब कहां मिलेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यूट्यूब पे जाकर आपको डालना पड़ेगा एक्यूमेन गेट एकेडमी। ठीक है, इतना भी नहीं कर सकते सर हम, तो क्या करना है, इस बारकोड को स्कैन करिए, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंचेंगे और वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग द जीपीएससी एग्जाम, रिगार्डिंग द एसएससी जेई एग्जाम, आरआरबी जेई एग्जाम, गेट एग्जाम, ठीक है, जितने भी सिविल से रिलेटेड एग्जाम हैं उनके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा बाय स्कैनिंग दिस बारकोड। ठीक है, जैसे आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशंस फ्लोट होना शुरू हो जाएंगी कि कब आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ है, ठीक है, कब एग्जाम डेट है, ठीक है, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, नाउ अगर आप लोग अभी नए नए ज्वाइन किए हैं या अगर आप लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भैया हमारी बुक्स भी आती हैं, सारी की सारी थ्योरी बुक्स, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी आता है हमारा फॉर जीपीएससी एंड फॉर एसएससी बोथ। ओके, नाउ अगर आपको हमारी सैंपल कॉपीज को डाउनलोड करना है सो जस्ट स्कैन दिस कोड। जैसे आप इसको स्कैन करते हैं आप कहां जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको सैंपल बुक का सेक्शन मिलेगा और वहां से आप हमारी सैंपल बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि यार बाकियों से ये बुक डिफरेंट क्यों है। ओके, नाउ दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस। जिसको भी कोई इंक्वायरी करनी हो और आप लोकल बड़ौदा के हैं तो आप यहाँ के इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी बड़ौदा का नहीं है और बाहर कहीं रहता है वो इन नंबर पर कांटेक्ट करके भी हमसे बात कर सकता है और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है। नाउ यहां पे हमारा एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का सॉल्यूशन कंप्लीटली फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करना क्या है भैया, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, बेल बटन को हिट करना है और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सबके सब अपने आंसर्स को चेक कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।